Okay, hello guys. I am Twinkle. I welcome to you in my channel Nurse Sister. फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी लोग पहली बार चैनल में जुड़ रहे हैं सब्सक्राइब इट, फॉलो इट एंड लाइक द लेक्चर्स. ओके, नेक्स्ट, whenever you have just completed to see of that lecture, you put the comment. Okay, how's you feel of that completing these lectures and which type of differences you can find in these lectures. Okay, and which next topics you want. ओके, सो आज का जो टॉपिक्स है हमारा वो हम देखने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस या प्रीवियस ईयर का पेपर जो है नॉर्सेट 2022 का शिफ्ट सेकंड का और 11/9/2022 में जो एग्ज़ाम कंडक्ट हुई थी उसका ये पेपर है. विथ रैशनल है. अच्छे तरीके से देखने की कोशिश करना, समझने की कोशिश करना कि कैसे है. ठीक है, और हम स्टार्ट करते हैं एक मंत्र के साथ जो है हमारा ओम भूर्भुवस्वः तस्वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्. वाई मंत्र? तो मंत्र इसलिए कि वो हमारे माइंड को एक जगह पे स्थिर करता है. आप भी ज़रूर बोलिएगा, ठीक है. यू फील ऑब्वियसली वेरी नाइस एंड रिचुअलिटी. ओके, लेट अस वी कैन स्टार्ट. Question 1. What was the theme of International Nurses Day 2021? ओके, सो इंटरनेशनल नर्सेज डे जो है उसका थीम क्या रहता है और कौन सा थीम पूछा है आपको? तो 2021 का थीम जो है वो आपको पूछा है. ठीक है, तो क्या आएगा? नर्सेज अ वॉइस टू लीड, इन्वेस्ट इन नर्सिंग एंड रिस्पेक्ट राइट्स टू सिक्योर ग्लोबल हेल्थ. देन नर्सेज अ वॉइस टू लीड, अ विजन फॉर फ्यूचर हेल्थ केयर. नर्सेज अ वॉइस टू लीड, नर्सिंग द वर्ल्ड टू हेल्थ. या नर्सेज अ वॉइस टू लीड, हेल्थ फॉर ऑल. तो जो 2021 था उसका हमारा ये थीम कौन सा था? तो सी ऑफ दैट ऑप्शन नंबर बी, मतलब कि नर्सेज अ वॉइस टू लीड, अ विजन फॉर फ्यूचर हेल्थ केयर. इंटरनेशनल नर्सेज डे हमारी नर्सिंग की फाउंडर, नर्सिंग की माता, नर्सिंग के फादर, फादर ऑफ नर्सिंग, मदर ऑफ नर्सिंग, फाउंडर ऑफ नर्सिंग, पायोनियर ऑफ नर्सिंग, लेडी विथ लैम्प, ऐसे नाम से जिनको जाना जाता है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल, उनके बर्थडे मतलब कि 12 मई को जो है ये सेलिब्रेट किया जाता है. ठीक है, और हम बात करें लेटेस्ट 2024 का क्या थीम है, तो अवर नर्सेज अवर फ्यूचर, द इकोनॉमिक पावर ऑफ केयर. एग्जाम में ऑब्वियसली थीम पूछी जाती है पर थीम लेटेस्ट पे ही पूछी जाती है. देखो ये 2022 का एग्जाम है ना, तो कौन सी थीम पूछी गई है? 2021 की थीम पूछी है. अभी जो एग्ज़ाम आएगा हमारे लिए क्या यूज़फुल है कि 2024 की थीम क्या है? तो अवर नर्सिस, अवर फ्यूचर, द इकोनॉमिक पावर ऑफ केयर. ये जो है इंटरनेशनल नर्सिस डे का जो थीम है वो कौन देता है? वो INC ही देता, वो ICN देता है, इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सिस देता है. ठीक है, बाकी सारी जो थीम है एड्स डे के ऊपर, ट्यूबरक्यूलोसिस डे के ऊपर, है ना, ये सारी जो थीम होती है वो हमारा WHO रिलीज़ करता है. ठीक है, तो ये भी याद रखना. नेक्स्ट है कि व्हाट इज़ द पैटर्न ऑफ रेसेस आइडेंटिफाइड इन द डायग्राम. ये जो आपको डायग्राम में रेसेस दिखाई दे रहे हैं वो कौन सा डिजीज़ रिप्रेजेंट कर रहा है? मिजल्स है, वेरिसेला है, डेंगू है, ये चिकन पॉक्स है, ये क्या है? ये देखो पूरे बॉडी के ऊपर रेसेस है. यस, तो ये क्या है हमारा? क्या है? चिकन पॉक्स है. क्या है? चिकन पॉक्स है जिसमें ड्यू ड्रॉप लाइक अपीरियंस जो है वो देखने को मिलता है. ठीक है, अगर स्मॉल पॉक्स होता तो डीप अम्बाइलिकेटेड रेसेस देखने को मिलते, है ना, और वो स्मॉल पॉक्स सबसे ज़्यादा सीवियर डेंजर कंडीशन है. ठीक है, चिकन पॉक्स नहीं है इतनी. ठीक है, चलो देखो क्या बताया है कि चिकन पॉक्स को हम वायरिसेला जोस्टर वायरस से होने वाली बीमारी बोल सकते हैं. चिकन पॉक्स हाईली कॉन्टाजियस है, वायरल इन्फेक्शन है जो वेरिसेला जोस्टर वायरस से होता है. कैरेक्टरिस्टिक रेसिस में हमें स्मॉल ईची फ्लूइड फिल्ड ब्लिस्टर रेड बेस देखने को मिलता है. ब्लिस्टर्स टिपिकली गो थ्रू डिफरेंट स्टेजेस. ये जो ब्लिस्टर्स होते हैं वो कई स्टेजेस में से होके गुजरते हैं, जैसे कि पेप्यूल्स, वेसिकल्स, पस्ट्यूल्स एंड क्रस्टिंग. क्रस्टिंग फॉर्मेशन मतलब कि स्किन का ड्राइनेस हो जाना, वो जो फ्लूइड फिल्ड हुआ था उसका सूख जाना, ड्राई हो जाना और फिर बॉडी से निकल के गिर जाना, एक दाग छोड़ जाएगा बॉडी पे और धीरे धीरे वो भी जो है वो चलता जाएगा.
The race typically starts on the face, chest and back and then spreads to other parts of the body. पहले कहाँ होता है? तो फेस, फिर चेस्ट और फिर बैक. सेंट्रीफ्यूगल बोल सकते हैं इसको. यस, सेंटर में हो रहा है ना. इट इज कॉमनली सीन इन चिल्ड्रन बट कैन ऑल्सो अफेक्ट द एडल्ट्स. नेक्स्ट क्वेश्चन. इन अ पेशेंट हु हैज़ बिन रिससिटेटेड, और रिससिटेशन मतलब CPR पता है ना, कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन. तो पेशेंट को था क्या? MI, कार्डियो पल्मोनरी अटैक हुआ है उसको. ठीक है. विच मेडिकेशन वुड द ऑन ड्यूटी नर्सिंग ऑफिसर एक्सपेक्ट द डॉक्टर टू प्रिस्क्राइब फॉर मैनेजिंग माइल्ड इम्पेयरमेंट ऑफ कार्डियक फंक्शन एंड हाइपोटेंशन. रिससिटेशन MI है तो नर्सिंग ऑफिसर यहाँ पे क्या देगा? जो इम्पेयरमेंट है कार्डियक फंक्शन और हाइपोटेंशन को लेके, तो क्या देगा तो जिससे अच्छा हो जाएगा? एड्रेनालिन देगा, डोपामाइन, डोब्यूटामाइन या एट्रोपिन? क्या देगा? यस, इमरजेंसी ड्रग एड्रेनालिन देगा. एड्रेनालिन इज ऑल्सो नॉन एज दी एपिनेफ्रिन. ठीक है. वो जो है वो क्या करती है यहाँ पे देखो, तो जो है वो देने से, एड्रेनालिन देने से जो है वो माइल्ड इम्पेयरमेंट जो था ना कार्डियक फंक्शन और हाइपोटेंशन का, वो मैनेज होगा. एड्रेनालिन एक पोटेंट मेडिकेशन है जो एड्रीनर्जिक रिसेप्टर के ऊपर काम करता है, हार्ट रेट को बढ़ाता है, कॉन्ट्रैक्टिलिटी को बढ़ाता है और ब्लड प्रेशर को भी बढ़ा देता है. कॉमनली ये इमरजेंसी सिचुएशन में यूज़ होती है कि जहाँ पेशेंट को कार्डियक अरेस्ट या फिर हाइपोटेंशन हुआ हो, तो जो कार्डियक आउटपुट को जो है इम्प्रूव करता है, परफ्यूजन को रिस्टोर करता है वाइटल ऑर्गन्स के. हाउ मनी वाइटल ऑर्गन्स वी हैव? हाउ मैनी? 5. विच वन? द हार्ट, लीवर, लंग्स, किडनी एंड ब्रेन, है ना. ओके. नेक्स्ट. For a patient requiring the infusion of 1000 milliliter of 5% dextrose over a 6-hour period using a standard macro drip set. पेशेंट कैसे ड्रिप सेट पे है? मैक्रो पे. एट अप्रॉक्सीमेटली हाउ मैनी ड्रॉप्स पर मिनट शुड दी फ्लो रेट बी सेट? क्या ढूंढना है? ड्रॉप्स पर मिनट. क्या ढूंढना है? ड्रॉप्स पर मिनट. हमारे पास क्या है? 1000 मिलीलीटर ट्रांसफ्यूज़ किया जा रहा है, 5% डेक्स्ट्रोज, 6 आवर का पीरियड है, माइक्रो ड्रिप सेट है. कैसे ढूंढेंगे? कैसे ढूंढेंगे? आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी. वो बाद में देखते. देखो ढूंढते कैसे. ड्रिप रेट इज इक्वल टू टोटल वॉल्यूम इन मिलीलीटर अपॉन टाइम इन मिनट. टाइम किस में आएगा? मिनट में. और ड्रॉप फैक्टर आता है GTT पर मेल, मतलब मिलीलीटर, मतलब कि ड्रॉप पर मिलीलीटर में. टोटल वॉल्यूम मिलीलीटर के अंदर, मतलब कितना था? 1000. यहाँ पे टाइम आर में दिया हुआ था, हमने उसको मिनट में कन्वर्ट किया. 6 × 60 एंड ड्रॉप फैक्टर माइक्रो ड्रिप का होता है 15. माइक्रो ड्रिप एडल्ट में यूज़ होता है. माइक्रो ड्रिप जो 60 होता है, 60 होता है, वो बच्चों में यूज़ होता है. पीडियाट्रिक ड्रिप सेट पूछा हो तो भी माइक्रो आएगा 60. ठीक है, ये याद रखना, वरना ड्रिप रेट निकाल ही नहीं पाओगे आप. मैक्रो या माइक्रो नहीं पता है ना, तो आप निकाल ही नहीं पाओगे. भूल जाना फिर के हमको आएगा. एक फॉर्मूला पता होना चाहिए, अप्लाई करना आना चाहिए, और माइक्रो का ड्रिप सेट पता होना चाहिए. ठीक है. चलो, मैंने यहाँ आपके लिए ना एक डिवाइड करके भी बताया. देखो 1000 उसका मल्टीप्लाई 15 के साथ, मतलब 15000, उसका डिवाइड 360, मतलब कि 6 × 60 क्या होगा? 360 उसके साथ. तो देखो 0 कट कर दिया, फिर मल्टीप्लाई किया है, आंसर आ रहा है 41.6. और अगेन जा रहा है आगे, तो जो भी पॉइंट के बाद 5 से बड़ी हो तो उसको पॉइंट के आगे वाले को एक नंबर बढ़ा देते हैं. मतलब 41 था तो 1 को बढ़ा दिया और 2 कर दिया. 42 ड्रॉप्स पर मिनट, या ड्रॉप्स हटा के हम GTTS का मतलब ही ड्रॉप्स होता है ना. तो 42 GTTS पर मिनट भी लिख सकते हैं. ठीक है, चेक करें. देखो आगे आंसर अप्रॉक्सीमेटली 42 ड्रॉप्स पर मिनट. यस. देखो जो लोगों को भी ये ड्रग कैलकुलेशन नहीं आता है, इस पेपर के अंदर उसके 4 से 5 क्वेश्चन है. ठीक है, और वो भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, बड़े बड़े अच्छे, मतलब कि आपको नॉलेज लगाना पड़ेगा. ठीक है, ऐसे क्वेश्चन है. तो यहाँ पे सीख लीजिएगा कि किस तरह का कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज़ किया गया है. चलो नेक्स्ट. विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस रिप्रेजेंट्स द करेक्ट आंसर फॉर द 4A सिम्टम्स ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया? 4A सिम्टम्स ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया का पूछा है.
association, affect, ambivalence and autism, affect, negativism, ambivalence and autism, circumstantialities, affect, ambivalence and allogy, या associations, affect, ambivalence and agony. क्या होगा? 4 symptoms is the option number A, है ना? association, affect, ambivalence and autism. क्या होगा? association, affect, ambivalence and autism. अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है आईसीपी के ऊपर. आईसीपी नॉर्मल होता कितना है वो आप पता लगा लीजिएगा, मैं पूछूंगी आपको, ठीक है? तो याद कर लीजिए. चलो, विच पोजीशन शुड द नर्सिंग ऑफिसर प्लेस मिस्टर गोविंद सिंह. ओके, कौन सा सिंह है? मिस्टर गोविंद सिंह है. और 46 ईयर ओल्ड मेल पेशेंट है हु अंडरवेंट क्रेनियोटॉमी सर्जरी. क्रेनियोटॉमी मतलब क्रेनियम, ब्रेन की सर्जरी हो रही है. एंड हैज़ बिन ट्रांसफर टू द पोस्ट एनेस्थेसिया वार्ड, मतलब कि रिकवरी में उसको भेज रहे हैं, बराबर. तो इन ऑर्डर टू प्रिवेंट एन इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर, देखना क्या है कि भाई उसका इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ना नहीं चाहिए, ये खास ध्यान में रखना है, ठीक है? तो उसके लिए आप क्या करोगे, बराबर. द नर्सिंग ऑफिसर शुड प्लेस द क्लाइंट इन अ 15 to 30 degree head elevation. The nursing officer should place the client in a prone position and turn the head to one side. The nursing officer should place the client in the reverse Trendelenburg position. या फिर the nursing officer should place the client in a 60 to 90 degree head elevation. चलो बोलो क्या आएगा? आईसीपी, इंट्राक्रेनियल प्रेशर, जो नॉर्मली 5 to 15 mm ऑफ HG होता है, ठीक है? ये इतना बैलेंस करके रखना है, बढ़ने नहीं देना है. ओके, तो हम इसमें नॉर्मली क्या यूज़ करते हैं कि जो पेशेंट है उसको सुपाइन सुलाएंगे, नेक बिल्कुल एलिवेटेड नहीं होगी, न्यूट्रल पोजीशन में रहेगी, सिर्फ हेड एलिवेटेड होगा 15 to 30 डिग्री. ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट. ओके, आईसीपी का नॉर्मल वैल्यू याद रहेगा 5 to 15 mm ऑफ HG, याद रखना, ठीक है? अगर आईसीपी बढ़ जाए तो हम क्या कहते हैं कि आपको कफिंग, स्नीजिंग, वॉमिटिंग, फॉरवर्ड मूवमेंट एक्टिविटी, स्ट्रेनिंग, ऐसा कुछ भी करना नहीं है, वरना ट्रिगरिंग फैक्टर है जिससे आईसीपी और बढ़ेगा, ठीक है? 15 to 30 डिग्री पोजीशन देने के पीछे क्या फ़ायदा है? ये कैसे आईसीपी को बैलेंस में रखेगा? तो ये पोजीशन देने से हेल्प्स टू प्रमोट वेनस ड्रेनेज, रिड्यूस द प्रेशर इनसाइड द स्कल होगा. By elevating the head, blood flow to the brain is improved and the risk of cerebral edema and complications related to increased ICP minimized रहेगा. ओके, और ये रिकमेंडेशन जो है वो ऑन स्टैंडर्ड नर्सिंग प्रैक्टिस का गाइडलाइन माना जाता है, ठीक है? पोस्ट क्रेनियोटॉमी केयर के लिए. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंपोनेंट इज नॉट इंक्लूडेड इन द फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स PQLI. लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट 1, IMR, बेसिक लिटरेसी रेट या पर कैपिटा इनकम. देखो ये जो PQLI, फिर एक आता है HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, कुपुस्वामी स्केल, बराबर. ये सारे स्केल ऐसे है कि जो कम्युनिटी में हेल्थ की इंडेक्स देखने के लिए यूज़ होते हैं, बराबर. तो यहाँ पे जो PQLI स्केल आपको बताया है उसमें क्या नहीं आएगा? लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट 1 वो तो जो है वो आता है, उसमें IMR भी देखा जाता है, इन्फेंट मोर्टालिटी रेट, उसमें लिटरेसी भी देखा जाता है, पर उसमें इनकम नहीं देखी जाती. ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, बराबर. देखो ये बताया आपको कि PQLI स्केल का मिनिमम स्कोर 0 होता है. 0 का मतलब कि एकदम वर्स्ट परफॉर्मेंस है. मैक्सिमम स्कोर 100 होता है, उसका मतलब कि बेस्ट परफॉर्मेंस है. PQLI के 3 इंडिकेटर है, एक है IMR, इन्फेंट मोर्टालिटी रेट, एक है लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट एज 1 और दूसरा है लिटरेसी. PQLI में कभी भी इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं आता है, पैसे नहीं देखे जाते, पढ़ाई, लाइफ एक्सपेक्टेंसी 1 और IMR ही देखा जाता है. विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स ऑफ एंथ्रोपोमेट्री इज नॉट एज डिपेंडेंट. एंथ्रोपोमेट्री असेसमेंट जो पीडियाट्रिक में किया जाता है, हेड टू टो का पूरा असेसमेंट, उसमें जो है वो एज डिपेंडेंट कौन सा नहीं है? चेस्ट सर्कमफेरेंस, हेड सर्कमफेरेंस, मिड आर्म सर्कमफेरेंस या बॉडी मास इंडेक्स. देखो
हम एक क्वेश्चन पढ़ते हैं कि चेस्ट सरकमफेरेंस और हेड सरकमफेरेंस इक्वल कब होता है? 1 ईयर। तो ये तो एज डिपेंडेंट है, तो आंसर में एलिमिनेशन पैटर्न का यूज़ करो। या आएगा मिड आर्म सरकमफेरेंस या आएगा BMI। क्या आएगा? तो ये जो मिड आर्म सरकमफेरेंस है ना, उसको बोला जाता है, वो आंसर है हमारा, जो एज डिपेंडेंट नहीं होता है। बराबर। क्यों? तो जो मिड आर्म सरकमफेरेंस है उसको MUAM बोला जाता है, मिड अपर आर्म सरकमफेरेंस, MUAC, मिड अपर आर्म सरकमफेरेंस। और उसको मापने के लिए हम जो है वो साकी स्टेप का यूज़ करते हैं, जो एक वॉच लाइक बैंड जैसा आता है। और वो जो है साकी स्टेप वो कलर वाली आती है, रेड, ग्रीन, येलो। और उसके वो जहाँ पे भी उसका आता है एंड पॉइंट, वो हम देखते हैं, और वो जहाँ पे रुके हम बोलते हैं कि ये बच्चा नॉर्मल है या कैसा है। साकी स्टेप जो है वो डेविड मोरले सर ने ढूंढी थी, और वही ये डेविड मोरले सर वही है जिन्होंने रोड टू हेल्थ चार्ट भी दिया था ग्रोथ के लिए। बराबर। तो हमारा यहाँ यही मतलब है कि भाई MUAC कभी भी एज डिपेंडेंट नहीं होता है। एंथ्रोपोमेट्री जो है वो इज़ द मेजरमेंट ऑफ वेरियस बॉडी डायमेंशंस यूज्ड टू असेस न्यूट्रिशनल स्टेटस और ग्रोथ, वाइल फैक्टर्स सच एज चेस्ट सरकमफेरेंस, हेड सरकमफेरेंस चेंज होता है एज के साथ, ग्रो एंड डेवलप के अंडरवाइज। बट MUAC जो है वो रिलेटिवली स्टेबल रहता है, साइनिफिशिएंटली इन्फ्लुएंस्ड बाय द एज। नेक्स्ट क्वेश्चन है लंबर पंक्चर के प्रोसीजर के ऊपर, जिसको हम स्पाइनल टैप भी बोलते हैं। ठीक है, जो होता है CSF फ्लूइड के कलेक्शन के लिए, उसके इन्वेस्टिगेशन के लिए। ड्यूरिंग अ लंबर पंक्चर प्रोसीजर विच पोजीशन वुड द नर्सिंग ऑफिसर प्लेस द पेशेंट इन टू फैसिलिटेट द प्रोसीजर। मतलब ये सिंपल क्वेश्चन है कि अगर आप पेशेंट को लंबर प्रोसीजर कर रहे हो, लंबर पंक्चर की प्रोसीजर, तो पेशेंट को कौन सी पोजीशन आप दोगे? अ पेशेंट्स लेग्स फ्लेक्स्ड, knees touching the abdomen and head flexed with the chin touching the chest. Next option है patient lying on their back and leaning forward. C. Patient's leg extended, knees touching the abdomen and head in an extended position. Patient lying on their side with the head turned to one side. क्या आएगा? यस, लेग्स को फ्लेक्स करेंगे, नी को एब्डोमेन तक टच करवाएंगे और हेड को फ्लेक्स करके चिन तक पहुंचाएंगे। नी को एब्डोमेन तक, हेड को चिन तक। ठीक है, ये पोजीशन जो है वो करेक्ट रहती है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट रहने वाला है? हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ठीक है, और दूसरा हम बोले तो कि लंबर पंक्चर की साइड जो है वो बैक में, और उसमें भी थर्ड एंड फोर्थ लंबर वर्टिब्रा में, L3 L4 में होती है एडल्ट के लिए, और बच्चों के लिए पूछे तो L4 एंड L5 में होता है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट इज रिसीव इन पोस्ट ऑपरेटिव वार्ड, मतलब कि रिकवरी में आया, ऑन ड्यूटी डॉक्टर है, उसने ऑर्डर किया इंजेक्शन मैपेरिडिन दे दो 25 मिलीग्राम IV, सिस्टर इसको दूसरा इंजेक्शन हाइड्रोक्सीजाइन हाइड्रोक्लोराइड दे देना 50 मिलीग्राम IV, और तीसरा इंजेक्शन ग्लाइकोपाइरोलेट 0.3 मिलीग्राम IV दे देना। 3 दवाइयाँ दी, IV ही है और उसका डोज मिलीग्राम में ही है। दिस मेडिसिन अवेलेबल इन फॉलोइंग डोज फॉर इंजेक्शन मैपेरिडिन जो है वो 50 मिलीग्राम पर मिलीलीटर में है। इंजेक्शन जो हम बोले तो मैपेरिडिन देना कितना है? 25 है, कितना? 50 है ना। हाइड्रोक्सीजाइन हाइड्रोक्लोराइड जो है वो 100 मिलीग्राम पर 2 मिलीलीटर में है, जो हमको कितना देना था? 50 मिलीग्राम, वो है कितना? 100 मिलीग्राम पर 2 मिलीलीटर। और ग्लाइकोपाइरोलेट जो है वो 0.3 मिलीग्राम पर मिलीलीटर है, जो हमको देना कितना था? 0.3 मिलीग्राम ही देना था। चलो ये तो सही है। ऑन ड्यूटी नर्सिंग ऑफिसर इज कैलकुलेटिंग द डोजेस एंड हाउ मच टोटल डोज इन मिलीलीटर टू बी इन्फ्यूज टू दिस पेशेंट। तीनों का मिला के टोटल देगी कितना नर्स, ये पूछा है। इसके लिए आपको एक फॉर्मूला याद हो तो डिजायर्ड डोज बट्टा अवेलेबल डोज मल्टीप्लाई ऑफ क्वांटिटी इन मिलीलीटर, याद है ये वाला, है ना। इसका ट्रिक मैंने यहाँ पे डाला है, पर हम थोड़ा यहाँ से भी उसको लेने की उठाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, देखो क्या बोला है कि वॉल्यूम टू बी इन्फ्यूज्ड इज इक्वल टू अवेलेबल कंसंट्रेशन प्रिस्क्राइब। पहली दवाई है हमारे पास इंजेक्शन मैपेरिडिन, जो कितनी है? 25 मिलीग्राम।
अवेलेबल कितना है 50 मिलीग्राम, तो प्रिस्क्राइब्ड कितना होगा, सिर्फ 25 मिलीग्राम ही करना है। 25 मिलीग्राम, अवेलेबल 50 भले हो, पर हमको तो देना कितना, 25 मिलीग्राम। वॉल्यूम कितना इन्फ्यूज़ करेंगे, तो जैसे मैंने बोला आपको कि अवेलेबल डोज बट्टा क्या आएगा, डिज़ायर्ड डोज बट्टा अवेलेबल डोज बराबर है, और वो तो क्या किया है 50/25 करने से आंसर क्या आ जाएगा 0.5। अभी ये इंजेक्शन हाइड्रोक्साइन, तो उसका अवेलेबल कंसनट्रेशन वो चाहिए कितना था 50 मिलीग्राम, अवेलेबल कितना है 100 मिलीग्राम पर 2 मिलीलीटर, तो क्या आ जाएगा कि विच इज़ 50 मिलीग्राम पर मिलीलीटर। ठीक है, तो क्या आंसर आएगा 50 मिलीग्राम पर 50 मिलीग्राम इज इक्वल टू 1 मिलीलीटर, और ग्लाइकोपाइरोलेट जो है वो 0.3 मिलीग्राम था, तो आंसर भी क्या रहेगा 1 मिलीलीटर। टोटल इन्फ्यूज्ड कितना होगा, पहला 0.5, 1 एंड 1, तो 2.5। जिसको ना पता चला हो मैं इजी ट्रिक बताती हूँ। पहला आप देखिए इंजेक्शन मैपेरिडिन 25 का था, है कितना 50, मतलब 50 पूरा है तो उसका आधा देंगे, इसलिए 0.5 है। हाइड्रोक्सीजाइन कितना था 50 मिलीग्राम, और अवेलेबल कितना है 100, तो हम क्या करेंगे उसका डिवाइड करेंगे, बराबर पर 2 है, तो आंसर क्या आ जाएगा 1 मिलीलीटर। ये 100 मिलीग्राम 2 मिलीलीटर में, हमको तो 1 ही मिलीग्राम 1 ही मिलीलीटर देना है ना, तो हम कितना देंगे वहाँ पे 100 मिलीग्राम टू अवेलेबल कंसनट्रेशन में देखिए सेकंड के 100 मिलीग्राम 2 मिलीलीटर है, मतलब कि 50 मिलीग्राम एक में है, हमको तो 50 ही लेना देना है, 50 और 50 गए तो कितने रहे 1 मिलीलीटर। ग्लाइकोपाइरोलेट का देखिए 0.3 मिलीग्राम 0.3 मिलीग्राम ही था, मतलब दोनों गए तो 1 मिलीलीटर देंगे, इसीलिए हमारा आंसर क्या आएगा 2.5 मिलीलीटर। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड गाइस। ओके, नहीं पता चला हो तो जस्ट यू पुट दी सिंपल कमेंट्स। ठीक है, मैं नेक्स्ट लेक्चर में फिर से इसको करके अच्छे से आपको समझाऊंगी, अच्छे से ही समझाया मैंने, बराबर, पर आपको जहाँ पता ना चले यू डेफिनेटली टोल्ड मी, बराबर, बिकॉज ये सारे लेक्चर्स आई जस्ट वांट पुट फॉर यू यू बिकमिंग लाइक ऑफ दैट, कि जो भी आपकी वीज़ है वो फुलफिल हो पाए, वो नॉलेज गेन करने की हो या कोई भी हो, ठीक है, या एग्ज़ाम क्रैकिंग की ही हो। ठीक है, चलो, तो हमारा 2.5 मिलीलीटर आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर सी। यस, ओके। अभी हु करंटली होल्ड्स द पोजीशन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन है, तो वानक्य नायडू है, जगदीश धनकर है, दीपक कुमार है, या एनवी रामानंद है, बराबर। क्या पूछा है वाइस प्रेसिडेंट, ये सब कैसे क्वेश्चन होते हैं, नॉर्मली हमारा इंटेलिजेंस चेक करते हैं, जनरल नॉलेज की तरह है आपको, है ना, ये चेक करने के लिए यूज़ होता है ना। तो आपको पता है क्या कि कौन सा है हमारा वाइस प्रेसिडेंट, हाँ, एनीवन नोइंग ऑफ दैट, तो कौन है, श्री जगदीप धानकर, बराबर, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। देन है हु हेल्ड द पोजीशन ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इन 2022, ये पेपर 2022 का है इसलिए क्वेश्चन ऐसे है। जस्टिस एन वी रामना, जस्टिस अरुण कुमार मिश्रा, जस्टिस उदित उत्तम ललित, या जस्टिस शरद अरविंद बोबड़े, क्या है, कौन है, सी, मतलब कि जस्टिस उदित उत्तम ललित जो थे 2022 में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे। चलो, विच इज कंसिडर द बेस्ट साइट फॉर इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन इन एन इन्फेंट, इन्फेंट में इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन देना है तो क्या यूज़ करेंगे, डोर्सोग्लूटियल मसल्स, फिमोरल मसल्स, वास्टस लैटरालिस मसल्स, या डेल्टोइड मसल्स, क्या आएगा। यस, जो बच्चों में देना है उसके लिए हम करते हैं वास्टस लैटरालिस मसल्स का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो आईएम इंजेक्शन वास्टस लैटरालिस में बच्चों को हम देते हैं। आईएम इंजेक्शन इन्फेंट में वास्टस लैटरालिस इज लोकेटेड ऑन दी एंटीरियर लेटरल एस्पेक्ट ऑफ द थाई, जो लार्ज वेल डेवलप मसल होता है इन्फेंट और यंग चिल्ड्रन में, इसलिए उसको आइडियल साइट माना जाता है आईएम इंजेक्शन का। मसल हैज़ अ थिक मास ऑफ टिश्यू, लेस ससेप्टिबल टू इंजरी और nerve damage during the injection. Vastus lateralis has a good blood supply, allowing for efficient absorption of the medication. इसके लिए इन्फेंट में वास्टस लैटरालिस मसल्स का यूज़ होता है आईएम इंजेक्शन देने के लिए, बिकॉज दिस हैज सो मैनी बेनिफिट्स ना। यस, इन एन इन्फेंट व्हेन इज टेकिकार्डिया डिफाइंड, बराबर, इन्फेंट में टेकिकार्डिया हो गया है तो पल्स रेट ग्रेटर देन कितना होगा, कितना होगा इन्फेंट का, मोर देन 120, मोर देन 160, 180 से ज़्यादा,
या लेस देन 120। टेकिकार्डिया है मतलब ज़्यादा ही होगा, तो क्या होगा आंसर, क्या होगा कि भाई उसका जो है मोर देन 160 से ज़्यादा होगा। अगर न्यूनेट होता तो 180 से ज़्यादा होता। 120 to 160 तो इन्फेंट के लिए बोला जाता है, 120 to 180 तक तो हम किस में बोलते हैं, नियोनेट में, है ना। तो इसलिए इन्फेंट में जो है 160 से ज़्यादा हम टेकिकार्डिया बोलते हैं। इन अ पेशेंट हु अंडरवेंट एब्डोमिनल सर्जरी, एक पेशेंट है जिसका एब्डोमिनल सर्जरी हुआ है 2 वीक पहले एंड इज करंटली बीइंग ट्रीटेड इन द पोस्ट ऑपरेटिव वार्ड, रिकवरी में है। इफ द एज ऑफ द एब्डोमिनल वुंड सेपरेट्स बट इंटरनल ऑर्गन्स आर नॉट विजिबल, एज जो किनारी जहाँ पे स्यूचर्स लिए थे ना वो टूट गई है पर एब्डोमिनल ऑर्गन अभी तक बाहर नहीं आए हैं। What finding can the on-duty nursing officer note in the patient's progress notes? क्या हुआ ये, एविशरेशन हुआ है, डेहिसन हुआ है, इन्फेक्शन हुआ है या एन्यूक्लिएशन हुआ है, क्या बोलेंगे इसको। सिर्फ स्यूचर्स टूटे हैं, ऑर्गन बाहर नहीं आया तो उसको बोलते हैं डेहिशन। क्या बोलते हैं उसको, डेहिशन। स्यूचर्स टूटे होते और अंदर का ऑर्गन भी बाहर आ गया होता, सारा इंटरनल ऑर्गन भी आउटसाइड होता, तो उसको बोलते हैं एविशरेशन। और जो एन्यूक्लिएशन है उसका मतलब है कि आई बॉल को, एंटायर आई बॉल को ही निकाल देना, बराबर है, उसको बोलते हैं क्या, ए न्यूक्लिएशन। मतलब ये तो आंखों की कंडीशन है, वो तो यहाँ पे देखने को ही नहीं मिलेगी, तो आंसर क्या होगा, बी डेहिसंस, बराबर। आइडेंटिफाई द मिसिंग कॉलम इन द फॉलोइंग लिस्ट, हैदराबाद, मुंबई, दिल्ली एंड राजस्थान। तो क्या आएगा, क्या आएगा, ए, हैदराबाद नहीं आएगा इसमें, मुंबई, दिल्ली एंड राजस्थान बराबर है, ठीक है। चलो, विद इन हाउ मैनी आवर्स शुड द postpartum insertion of intrauterine device PPIUCD be initiated after the delivery of the baby? बेबी की डिलीवरी होने के कितने समय बाद हम पोस्टपार्टम इंट्रायूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस डाल पाते हैं? आफ्टर डिलीवरी ऑफ बेबी विद इन 24 आवर्स, आफ्टर डिलीवरी ऑफ बेबी विद इन 12 आवर्स, आफ्टर डिलीवरी ऑफ बेबी विद इन 48 आवर्स या आफ्टर डिलीवरी ऑफ बेबी विद इन 72 आवर्स। क्या आएगा, कब तक डाल सकते हैं, 48 आवर्स के अंदर अंदर हम डाल सकते हैं, 3 दिन के अंदर, 2 दिन के अंदर जो है हम डाल पाते हैं। कितने, तो 2 दिन से अंदर, सिर्फ और 2 दिन के अंदर हम डाल पाते हैं PPIUCD। देखो क्या बोला है कि जो PPIUCD है वो 48 आवर्स आफ्टर द डिलीवरी ऑफ द बेबी हम डाल पाते हैं। इंसर्शन ऑफ इंट्रायूट्राइन डिवाइस फॉर लॉन्ग एक्टिव कॉन्ट्रासेप्शन इमीडिएटली आफ्टर चाइल्ड बर्थ, सेफ एंड इफेक्टिव मेथड है फैमिली प्लानिंग की जो परफॉर्म किया जाता है ए टाइम फ्रेम में, और इंसर्शन 48 आवर्स तक 2 दिनों में हो जाना चाहिए। ऑप्टिमल प्लेसमेंट है एंड रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ कॉम्प्लिकेशंस। टाइमिंग में वैरी डिपेंडिंग ऑन द हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ प्रोटोकॉल्स, बराबर। ये टाइमिंग थोड़ा वैरी करता है, जो लोग कैसी जो है प्रोटोकॉल उनका कैसा है, गाइडलाइंस कैसी है उसके ऊपर। बाकी मोस्टली तो बेबी की डिलीवरी के 48 आवर्स बाद ये डाला जाता है, यही टाइम सेफ है ऐसा बोला जाता है। चल, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स इज नॉट यूज्ड फॉर इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन? कैसी कॉन्ट्रासेप्शन, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन में कौन सी ड्रग यूज़ नहीं होती है, बराबर, जिसमें क्या बोलते हैं कि कोइटस एक्ट हुआ हो पर जो कैसा हो, अनसेफ कोइटस एक्ट हो, उसमें है ना चांसेस रहते हैं ना प्रेगनेंसी के, तो उसको इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन यूज़ किया जाता है। अनवांटेड प्रेगनेंसी को अनवांटेड कैसे बोलेंगे, जो अनसेफ किया है तो अनवांटेड कैसे, चलो फिर भी ओके। मिज़ोप्रोस्टल यूज़ करेंगे, लिवोन और जेस्ट्रॉल यूज़ करेंगे, IUCD यूज़ करेंगे या डानाजोल, 3 तो यूज़ करते, 1 नहीं करते, तो वो है मिज़ोप्रोस्टल हम यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। सिर्फ मिज़ोप्रोस्टल कभी भी यूज़ नहीं होती है, बाकी लिवोन और जेस्ट्रॉल यूज़ कर सकते हैं, IUCD भी कर सकते हैं और डानाजोल भी करते हैं, ठीक है, ओके। मिज़ोप्रोस्टल जो है वो इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन नहीं है, वो एक मेडिकेशंस है, बिलोंग्स टू द प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग क्लास, प्राइमरीली यूज्ड फॉर द प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ द गैस्ट्रिक अल्सर्स। वो यूज़ होती है MTP में, पर देखो उसका मेन काम क्या है, प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ द गैस्ट्रिक अल्सर्स का काम है, प्रोटेक्शन करती है गैस्ट्रिक बैरियर को, ठीक है। ऑल्सो यूज्ड फॉर इंड्यूसिंग लेबर, मैनेजिंग पोस्टपार्टम हेमरेज। हावेवर इट इज़ नॉट रेकमेंडेड और अप्रूव्ड फॉर यूज एज अ स्टैंड अलोन इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन। सिर्फ और सिर्फ उसको इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन नहीं बोला जाता है, ठीक है।
लिवोनॉर्जेस्ट्रॉल जो है वो मॉर्निंग आफ्टर पिल बोला जाता है, वाइडली यूज़ होती है इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन में। इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस जो है वो भी इमरजेंसी में यूज़ होता है। लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रासेप्शन भी उसको यूज़ किया जा सकता है, जैसे कि 375 है तो 10 ईयर्स तक, है ना। डायनाजॉल जो है वो टिपिकली यूज्ड होती है इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन में, बट मे बी यूज्ड फॉर अदर पर्पसेस सच एज ट्रीटमेंट ऑफ द एंडोमेट्रियोसिस, है ना, जो यूट्रस की लेयर है ना उसका भी कोई इन्फेक्शन या ऐसा कुछ हो तो भी ये यूज़ होती है डायनाजॉल। ठीक है। व्हाट इज़ द रेकमेंडेड पोजीशन ऑफ द पेशेंट आफ्टर लंबर पंक्चर टू प्रिवेंट CSF लीकेज, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड का लीकेज ना हो। इसके लिए लंबर पंक्चर स्पाइनल टैप करने के बाद आप कौन सी पोजीशन देंगे पेशेंट को? फ्लैट या सुपाइन पोजीशन, लैटरल पोजीशन, सिटिंग ऑन चेयर या टेंडन एंड बर्ग पोजीशन? तो हम पेशेंट को फ्लैट एंड सुपाइन पोजीशन देंगे लंबर पंक्चर के बाद, CSF ना लीकेज हो इसके लिए। रेकमेंडेड पोजीशन जो होती है वो CSF को पंक्चर को प्रिवेंट लीकेज करवाने के लिए हम फ्लैट एंड सुपाइन पोजीशन देते हैं। इससे मिनिमाइज हो जाता है रिस्क CSF के लीकेज का, प्रेशर रिड्यूस हो जाता है पंक्चर साइट का, इसकी वजह से अलाउिंग प्रॉपर सीलिंग ऑफ द निडल इंसर्शन साइड भी मिल जाता है, इसके लिए लीकेज नहीं हो पाता। पेशेंट शुड लाई फ्लैट ऑन देयर बैक विद द हेड एंड लेग सपोर्टेड इन अ कंफर्टेबल पोजीशन। This position also promotes adequate blood flow to the brain and prevents complication associated with CSF leakage such as headache और इन्फेक्शन का रिस्क भी यहाँ कम रहता है। नेक्स्ट है कि जो इमेज आपको दिखाई है वो कौन सी क्लिनिकल कंडीशन को डेपिक्टेड कर रही है? इन्फेक्शन हुआ है, सेल्यूलाइटिस हुआ है, गैंग्रीन हुआ है या फ्रॉस्टबाइट हुआ है? आपको पता है सेल्यूलाइटिस के लिए कौन सा बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल है? स्टेफाइलोकोकस ओरियस, है ना। चलो, ये क्या है? ये क्या है? गैंग्रीन है। क्या हो चुका है पेशेंट को? ये गैंग्रीन, देखो पूरा ब्लैक ब्लैक हो गया है ना, गैंग्रीन है। देखो क्लिनिकल कंडीशन है, गैंग्रीन जो है उसको डेथ ऑफ द बॉडी टिश्यू बोलते हैं। लैक ऑफ ब्लड सप्लाई की वजह से होता है, सीवियर इन्फेक्शन की वजह से होता है, जो होने से टिश्यू डिस्कलरेशन, स्वेलिंग और गंदी बदबू, फाउल ऑर्डर आने लगती है। गैंग्रीन जो है वो बॉडी के वेरियस पार्ट्स जैसे कि लिम्स, फिंगर्स, टोज और इंटरनल ऑर्गन्स में भी होता है। इंटरनल ऑर्गन्स में भी मोस्टली गैस्ट्रिक सिस्टम में, और वो उसको वेट गैंग्रीन बोला जाता है। इमीडिएट मेडिकल इंटरवेंशन जो इसमें रिक्वायर्ड होती है क्योंकि आगे के टिश्यू डैमेज ना हो और उसको ट्रीट किया जाए, बराबर। ट्रीटमेंट कुछ वाइज जो डेथ हो चुका है उसको फिर से वो नहीं कर पाएंगे तो उसको एम्पूटेट करके निकाल दिया जाता है सर्जरी करके, ओके। रिमूवल ऑफ द डेड टिश्यू, एंटीबायोटिक्स देते हैं और वुंड केयर भी करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ड्यूरिंग अ विजिट टू द पीडियाट्रिशियन क्लिनिक, आपने एक पीडियाट्रिशियन क्लिनिक की विजिट की, विच क्लिनिकल फाइंडिंग इन अ 19 मंथ ओल्ड बेबी इज कंसिडर्ड नॉर्मल? 19 मंथ का है मतलब कि 1 ईयर के ऊपर का बेबी है, 1 ईयर क्रॉस कर चुका है, तो उसमें नॉर्मली क्या है? एंटीरियर फॉन्टानेल इज क्लोज्ड विथ एंड पोस्टीरियर फॉन्टानेल इज ओपन, क्लोज्ड एंटीरियर एंड पोस्टीरियर फॉन्टानेल, ओपनड एंटीरियर एंड पोस्टीरियर फॉन्टानेल, या एंटीरियर फॉन्टानेल संकन एंड डेंस एंड पोस्टीरियर फॉन्टानेल क्लोज्ड? क्या होगा? 19 मंथ का बेबी है, 1 ईयर के ऊपर का है, क्या आएगा? ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है, क्लोज्ड एंटीरियर एंड पोस्टीरियर फॉन्टानेल, बराबर। एंटीरियर को ब्रैगमा, पोस्टीरियर को लैम्बडा बोलते हैं। एंटीरियर वाला लगभग 1.5 ईयर पे और ये वाला 1 to बराबर 6 मंथ्स के अंदर अंदर ना, बराबर वो हो जाता है। तो ये तो कभी काफ़ी बड़ा है इससे, तो दोनों के दोनों फॉन्टानेल जो है वहाँ पे क्लोज देखने को मिलने चाहिए, वो नॉर्मल सिचुएशंस होगी। अभी अ पेशेंट इज रिसीव्ड इन पोस्ट ऑपरेटिव वार्ड आफ्टर सम टाइम सडनली हिज वाइटल्स चेंज्ड, ब्लड प्रेशर उसका 110/60 mm ऑफ Hg हो गया है, जो पहले 140/60 mm ऑफ Hg आ रहा था। पल्स रेट उसके अभी 76 ही मिल रहे हैं जो पहले 88 आ रहे थे। रिस्पायरेशन उसका 18 आ रहा है जो पहले 24 था। कॉन्सियसनेस उसका डिक्रीज्ड हो गया है, स्टूपर टू ड्राउजी हो गया है। तो क्लिनिकल फाइंडिंग सजेस्ट टू इंक्रीज ICP। इसमें कौन सा ऐसा है कि जो ICP को इंक्रीज बताएगा? जो ब्लड प्रेशर 110/60 से 140/60 हुआ वो बता रहा है।
पल्स रेट 76 और 88 हुआ, वो बता रहा है कि आईसीपी बढ़ गया है। रेस्पिरेटरी रेट 18 to 24 हुआ, वो बता रहा है। या फिर कॉन्शियसनेस डिक्रीज स्टूपर टू ड्राउजी हुआ, वो बता रहा है कि पेशेंट का आईसीपी बढ़ गया है। कौन सा डेटा है जो बता रहा है? तो यस, डी। कॉन्शियसनेस डिक्रीज हुआ, पेशेंट को स्टूपर फील हो रहा है और साथ में पेशेंट को ड्राउजी हो रहा है, वो बता रहा है कि आईसीपी कहीं ना कहीं बढ़ गया है। बराबर। पोस्ट ऑपरेटिव वार्ड का पेशेंट है, स्टूपर और ड्राउजी सजेस्ट कर रहा है कि उसका आईसीपी बढ़ गया है। आईसीपी बढ़ने के बहुत सारे कोजेज होते हैं, जैसे कि ब्रेन एडिमा, हेमरेज, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ सीएसएफ। आईसीपी बढ़ना मतलब कि कॉम्प्रेस द ब्रेन टिश्यू, इम्पेयर द ब्लड फ्लो लीडिंग टू अल्टर्ड कॉन्शियसनेस। वाइटल साइन भी चेंज हो गए, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, पल्स रेट बढ़ जाएगा, रेस्पिरेटरी रेट बढ़ जाएगा। मे ऑल्सो बी ऑब्जर्व्ड इन रेस्पॉन्स टू इंक्रीज आईसीपी। प्रॉम्प्ट असेसमेंट और इंटरवेंशंस करना पड़ेगा जो न्यूरोलॉजिकल डिटोरिएशन और मैनेज करेगा आईसीपी को। ठीक है। अ पेशेंट इज डायग्नोज्ड विथ राइट न्यूमोथोरैक्स, विच क्लिनिकल फाइंडिंग सजेस्ट दिस डायग्नोसिस। राइट न्यूमोथोरैक्स हो गया है तो कौन सा क्लिनिकल फाइंडिंग सजेस्ट करेगा इसका डायग्नोसिस में? राइट न्यूमोथोरैक्स को ढूंढने के लिए हम एब्सेंट ऑफ ब्रीथ साउंड्स ऑन राइट साइड होगा तो बताएंगे। स्ट्राइडर आएगा एक्सपायरेशन के टाइम, ट्रेकिकार्डिया होगा या हाइपरटेंशन होगा? सोचो क्या होगा? उसको राइट न्यूमोथोरैक्स हुआ है तो पेशेंट में क्या देखने को मिलेगा हमें? क्या देखने को मिलेगा हमको? ए मतलब कि क्या है कि एब्सेंस है ना, कि एब्सेंस ऑफ ब्रीथ साउंड ऑन दी राइट साइड। न्यूमोथोरैक्स की वजह से, फ्लूइड कलेक्शन होने की वजह से वहाँ पे ब्रीथ साउंड्स जो है वो नहीं आएगा। ठीक है। तब कि पेशेंट जो है वो राइट न्यूमोथोरैक्स वाला है, क्लिनिकल फाइंडिंग का उसका एब्सेंट ऑफ द ब्रीथ साउंड्स ऑन द राइट साइड। न्यूमोथोरैक्स का मतलब कि प्रेजेंस ऑफ एयर इन द प्लूरल स्पेस, बराबर, कोजिंग द लंग कोलैप्स हो जाएगा, उसकी वजह से ब्रीथ साउंड नहीं आएगा। एयर जो है वो एक्यूमुलेट होगा प्लूरल स्पेस में, इट कैन डिस्प्लेस और कंप्रेस द लंग्स रिजल्टिंग इन डिक्रीज और एब्सेंट ब्रीथ साउंड्स ऑन द अफेक्टेड साइड। ये जो फाइंडिंग है वो एलिसिएटेड होती है ड्यूरिंग द अस्कल्टेशन ऑफ द लंग्स विद दिस स्टेथोस्कोप। अस्कल्टेशन बॉडी के ऑर्गन का साउंड सुनने के लिए होता है और उसके लिए ऑब्वियसली हम स्टेथोस्कोप का यूज़ करते हैं। एब्सेंस ऑफ ब्रीथ साउंड्स ऑन द राइट साइड इज अ की इंडिकेटर ऑफ राइट साइडेड pneumothorax, helps differentiate it from other lung pathologies. A patient is diagnosed with left sided heart failure. अभी था राइट साइडेड न्यूमोथोरैक्स, यहाँ पे है लेफ्ट साइडेड हार्ट फेल्योर। तो विच ऑफ द फॉलोइंग डेटा सजेस्ट दिस डायग्नोसिस? सैक्रल एडिमा होगा तो बोलेंगे कि लेफ्ट साइडेड हार्ट फेल्योर है। प्रॉक्सिमल नॉक्चुरनल डिस्पनिया होगा, जुगुलर वेन डिस्टेंशन होगा या पेरिफेरल एडिमा होगा। आपको हार्ट का स्ट्रक्चर पता हो तो पहले आता है राइट एट्रियम, जिसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लाता है कौन? सुपीरियर एंड इन्फीरियर वेना केवा, बॉडी का ऊपर वाली बॉडी का सुपीरियर लाता है और नीचे वाली बॉडी ऑर्गन का इन्फीरियर लाता है। राइट एट्रियम से ब्लड जाता है राइट वेंट्रिकल में, वहाँ से पल्मनरी जो हम बोलते हैं कि आर्टरी के थ्रू जो है ब्लड जो है वो लंग्स में, फिर पल्मनरी वेन से ब्लड जो है वो लेफ्ट एट्रियम में, मतलब कि शुद्ध ब्लड जाता है लेफ्ट में, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में और फिर अओर्टा के थ्रू पूरी बॉडी में जाता है। मतलब यहाँ पे प्रॉब्लम लेफ्ट साइडेड की हुई है। तो प्रॉब्लम देखने को क्या मिलेगी? यस, क्या देखने को मिलेगा? प्रॉक्सिमल नॉक्चुरनल डिस्पनिया देखने को मिलेगा। क्यों डिस्पनिया देखने को मिलेगा? कि लेफ्ट एट्रियम में जो ब्लड आता था वो पल्मोनरी वेन के थ्रू लंग्स से आता था, वो पूरा वापस जाएगा क्योंकि बिगड़ गया। तो क्या होगा? पल्मोनरी एडिमा हो जाएगा, उसकी वजह से डिस्पनिया होगा, श्वास लेने में दिक्कत होगी। ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस इज कॉमनली एसोसिएटेड विद द यूज ऑफ लूप डायूरेटिक्स लेसिक्स फ्यूरोसेमाइड, जो किस पे काम करती है? असेंडिंग लूप ऑफ हेनले पे जाके एक्शन दिखाती है ना। तो वो लेने से हमको क्या होता है? हाइपरकैलेमिया, हाइपोकैलेमिया, हाइपर नाइट्रेमिया, हाइपरवोलेमिया। क्या होता है? वो लेने से पोटाशियम का लेवल कम हो जाता है, मतलब कि हाइपोकैलेमिया हो जाता है, बराबर। लूप डायूरेटिक्स से हाइपोकैलेमिया होता है और उसमें फ्यूरोसेमाइड जो मैंने आपको बताया, थिक असेंडिंग लिम्ब ऑफ द
लूप ऑफ हेनले पे वो काम करती है, वो भी मैंने आपको बताया। वो इनहिबिट करती है सोडियम एंड क्लोराइड के रीएब्जॉर्प्शन को, लीडिंग टू इंक्रीज्ड यूरिनरी एक्सक्रीशन ऑफ दिस इलेक्ट्रोलाइट्स। Along with sodium and chloride, potassium is also excreted through the in the urine. Prolonged use of loop diuretics can result in excessive potassium loop loss. बराबर, जितनी ज़्यादा या जितने ज़्यादा समय में आप लोग लूप डायूरेटिक्स का यूज़ करते हैं, इसका मतलब उतना ही ज़्यादा टाइम तक पोटाशियम बॉडी से लॉस होता है और उसकी वजह से हाइपोकैलेमिया होता है। नॉर्मल पोटाशियम का लेवल 3.5 टू 5.1 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर होता है। 3.5 से जैसे कम जाएगा हाइपोकैलेमिया होगा। और पोटाशियम जो है वो मेन हार्ट के ऊपर भी काम करता है, तो वो भी ईसीजी रिदम में भी असर दिखाता है। हाइपोकैलेमिया कैन हैव वेरियस क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, उसमें मसल वीकनेस, कार्डियक अरिथमियाज, मेटाबॉलिक अल्कलोसिस भी देखने को मिलेगा, जिसमें हम वो पढ़ते हैं ना डायबिटिक कीटोएसिडोसिस, उसमें और कुसुमल्स ब्रीदिंग, ये सब में वो असर दिखाएगा। बराबर, हमको मॉनिटर करना पड़ेगा पोटेशियम का लेवल रेगुलरली, कि जो पेशेंट लूप डायूरेटिक थेरेपी देता है और उसको साथ में जो है हमको पोटेशियम सप्लीमेंट्स देना पड़ेगा, कि जिसके कारण हाइपोकैलेमिया ना हो, वो नॉर्मल में ही रहे। बाय यूजिंग अ वैलेस रूल ऑफ 9, विच पैरामीटर्स कैन बी कैलकुलेटेड फॉर अ बर्न पेशेंट। मतलब रूल ऑफ 9 बर्न्स के लिए यूज़ होता है, ये तो हमको पता है, बट वो दिया किसने है, वैलेस का रूल ऑफ 9 है वो। अभी इसमें बोला है कि उसमें कौन सा पैरामीटर देखते हैं बर्न वाले पेशेंट का। परसेंटेज ऑफ द डेप्थ ऑफ बर्न देखते हैं, कि कितने ऊंडाई तक बर्न हुआ है वो देखते हैं, सुपरफिशियल, पार्शियल, थिक, ये देखते हैं। परसेंटेज ऑफ टोटल बॉडी सरफेस एरिया देखते हैं, TBSA का परसेंटेज देखते हैं, या परसेंटेज ऑफ रिक्वायर्स फ्लूइड इन इनिशियल फेज ऑफ ट्रीटमेंट, कि ट्रीटमेंट में कितना इतना बर्न हुआ है तो इतना फ्लूइड देना पड़ेगा, वो देखते हैं। या एस्टिमेटेड बर्न सरफेस एरिया परसेंटेज देखते हैं। तो क्या आएगा आंसर बी, TBSA का कितना परसेंटेज बर्न हुआ है, टोटल बॉडी सरफेस एरिया का कितना परसेंटेज बर्न हुआ है, वो हम देखते हैं परसेंटेज के अंदर। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, वैलेस रूल ऑफ 9। ओके, वैलेस रूल ऑफ 9 जो है वो कॉमनली यूज्ड होता है परसेंटेज ऑफ द टोटल बॉडी सरफेस एरिया को देखने के लिए। एडल्ट पर्सन में यूज़ होता है। रूल द बॉडी इज डिवाइडेड इनटू रीजन्स, और उसको 9% और मल्टीप्लाई करते हैं 9% से। दिस रीजन में हेड, ईच अपर लिम्ब, एंटीरियर ट्रंक, पोस्टीरियर ट्रंक, लोअर लिम्ब और पेरिनियम आता है। ठीक है, और बर्न के लिए यूज़ होता है ये। हमको कभी भी डेप्थ के लिए कितना फ्लूइड यूज़ होगा उसके लिए कोई भी जजमेंट देता नहीं है। अभी इन मॉडर्न चाइल्डहुड इम्यूनाइजेशन, one component of the DPT vaccine has been removed due to high occurrence of side effects. Which component is it? मॉडर्न चाइल्डहुड इम्यूनाइजेशन जो चल रहा था उसमें DPT के वैक्सीन में से, DPT मतलब कि डिप्थेरिया, पर्टूसिस और टिटानस, ये वैक्सीन में से एक कंपोनेंट को निकाल दिया गया। क्यों? क्योंकि वो हाईली साइड इफेक्ट्स करता था, तो उसको निकाल दिया। तो वो कौन सा निकाल दिया? वो टिटानस निकाला, डिप्थेरिया निकाला, पर्टूसिस, या तीनों के तीनों निकाल दी? कौन सा निकाला? यस, कौन सा निकाला है? तो पर्टूसिस वाला जो है वूपिंग कफ के लिए जो यूज़ होता था वो निकाल दिया। ठीक है, याद रखना। क्यों? तो मॉडर्न चाइल्डहुड इम्यूनाइजेशन बोलता था कि DPT का जो कंपोनेंट है उसमें से रिमूव कर दिया पर्टूसिस जो वूपिंग कफ का है। DPT के वैक्सीन में 3 कंपोनेंट होता था, डिप्थेरिया टॉक्सोइड, टिटानस टॉक्सोइड एंड होल सेल पर्टूसिस वैक्सीन। कंसर्न किया तो साइड इफेक्ट का पता चला कि होल सेल पर्टूसिस वैक्सीन जो है वो असेल्युलर पर्टूसिस वैक्सीन वॉज डेवलप्ड किया। असेल्युलर पर्टूसिस वैक्सीन कंटेंट प्योरिफाइड कंपोनेंट्स ऑफ द पर्टूसिस बैक्टीरियम which significantly reduces the risk of side effects while still providing protection against whooping cough। पता चल रहा है कि उसको निकाल के दूसरा यूज़ कर दिया उसके ही जैसा। पहले क्या यूज़ होता था? पहले क्या यूज़ होता था? P4D होल सेल पर्टूसिस वैक्सीन, उसके साइड इफेक्ट होते थे। तो यहाँ पे क्या कर दिया? असेल्युलर पर्टूसिस वैक्सीन का यूज़ किया, बराबर। और उससे जो साइड इफ़ेक्ट्स है वो कम हो जाएगा, प्रोटेक्शन तो उतना ही देगा वूपिंग कफ के सामने। पहले सेलुलर था, अभी असेल्युलर यूज़ हो रहा है। दिस चेंज इन द वैक्सीन फॉर्मुलेशन हैज़ कंट्रीब्यूटेड टू इम्प्रूव सेफ्टी
एंड एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ द डीपीटी वैक्सीन। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द रेकमेंडेड HPV ह्यूमन पैपिलोमा वायरस की वैक्सीन शेड्यूल्ड फॉर एडोलेसेंस गर्ल्स? 3 डोज इन 0, 2 एंड 6 months, इंटरवल होता है 15 ईयर्स ऑफ एज ग्रुप। 3 डोज इन 0, 1, 6 months, इंटरवल होता है लेस देन 15 ईयर एज ग्रुप। या 3 डोजेज इन 0, 6 एंड 12 month, इंटरवल है लेस देन 15 ईयर्स ऑफ एज ग्रुप। या 2 डोज इन 1 एंड 6 months, इंटरवल होता है 15 ईयर्स ऑफ एज ग्रुप। तो क्या आएगा? सर्विक्स कैंसर के लिए पता है ना, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, उसकी वैक्सीन निकली है, तो कौन सा उसको देते हैं? 3 डोज वाली वैक्सीन 0, 1 एंड 6 months के इंटरवल पे, और 15 साल से उसकी एज नीचे होनी चाहिए, बराबर। तो HPV का शेड्यूल है 0, 1 एंड 6 months, 15 साल से जो है अंडर के होनी चाहिए। HPV वैक्सीन जो है वो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस से हमको प्रोटेक्ट करवाती है, जो एक प्रकार का सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है, सर्वाइकल कैंसर का लीडिंग कोज है। 3 डोज शेड्यूल्ड होते हैं, प्रोटेक्शन करते हैं हमको HPV से। गर्ल्स एंड बॉयज़ को जो है वो दिया जाता है 11 to 12 ईयर तक, बराबर। और ये डेवलपमेंट ऑफ एन एडिक्वेट इम्यून रिस्पॉन्स करता है, ठीक है। मैक्सिमम वैक्सीन के लिए इफेक्टिव ऑफ द वैक्सीनेशन है। मिस्टर बबीता एंड हर हस्बैंड, मिसेस बबीता होगा, ओके। मिसेस बबीता एंड हर हस्बैंड आर फेसिंग इनफर्टिलिटी डिस्पाइट हैविंग फ्रिक्वेंट अनप्रोटेक्टेड सेक्स फॉर एटलीस्ट 1 year। क्या बोलते हैं कि 1 year तक कोई भी एलिजिबल कपल जो है वो क्या करता है, विदाउट एनी कॉन्ट्रासेप्शन अगर कोइटस एक्ट करता है, फिर भी वो जो है वो प्रेगनेंसी को नहीं गेन कर पाता है, तो उसको इनफर्टिलिटी बोलते हैं। तो ये हो रहा है बबीता के साथ। ड्यूरिंग द इनिशियल एग्जामिनेशन द डॉक्टर आस्क्ड अबाउट द हस्बैंड्स चाइल्डहुड हिस्ट्री। फिर डॉक्टर ने जो है वो सारे टेस्ट और सब करवाए, डॉक्टर उसको फिजिकल एग्जामिनेशन के तौर पे पूछ रहा है कि चाइल्डहुड हिस्ट्री के बारे में कुछ। विच ऑफ द फॉलोइंग फाइंडिंग्स कुड बी अ कोज ऑफ इनफर्टिलिटी इन दिस कपल? क्या देखने को मिलेगा, कौन सा कोज होगा? मिजल्स, मम्प्स, रुबेला या टिटानस? कौन सी ऐसी चाइल्डहुड डिजीज है कि जिसकी वजह से इनफर्टिलिटी हो जाती है? याद हो आपको, एक डिजीज में ऑर्काइटिस और ओफोराइटिस देखने को मिलता था। गर्ल के अंदर ओफोराइटिस हो जाता था, ओवरी का इन्फेक्शन इन्फ्लामेशन, और बॉय के अंदर ऑर्काइटिस का इन्फेक्शन इन्फ्लामेशन हो जाता था। कौन से थे वो डिजीज़? यस, कौन सी थी? मम्प्स। कौन से थे? मम्प्स के अंदर होता था। तो मम्प्स होगा अगर उसके अंदर, तो ऐसी कंडीशन, और वो कंडीशन के कारण आपको इनफर्टिलिटी हो गई है, वैसा डॉक्टर बोलेंगे, बराबर। देखो, ये जो मम्प्स है ना, वो इनफर्टिलिटी करवा सकता है। मम्प्स एक वायरल इन्फेक्शन है, मम्प्स वायरस से होता है, प्राइमरीली अफेक्ट्स करता है सलाइवरी ग्लैंड पे। कैरेक्टरिस्टिक होता है उसका स्वेलिंग एंड इन्फ्लामेशन। मम्प्स जो है वो अदर ऑर्गन्स को भी अफेक्ट करता है, जैसे कि टेस्टिस इन मेल, कि जिसको हमने ऑर्काइटिस बोला, टेस्टिस का इन्फेक्शन इन्फ्लामेशन ऑर्काइटिस, बराबर है ना, हमने जो समझा है। यस, जो मम्प्स का इन्फेक्शन है, कॉम्प्लिकेशन है। ऑर्काइटिस कैन रिजल्ट इन टेस्टिकुलर डैमेज, स्पर्म प्रोडक्शन को इम्पेयर्ड करेगा, पोटेंशियली लीड करेगा इनफर्टिलिटी को मेल के अंदर, बराबर। तो इसकी हिस्ट्री से भी इनफर्टिलिटी हो सकती है, ये डॉक्टर समझाएगा कि आपको मम्प्स हुआ था ना, उसकी वजह से ऐसा हुआ है, ठीक है। Which of the following additives is used in blood sugar glucose vial in the laboratory? आपको पता हो तो ब्लड ग्लूकोज को हमको जब स्टडी करनी हो तब उसके लिए ग्रे कलर के वैक्यूटी का यूज़ करते हैं। क्वेश्चन को चेंज करके पूछना हो तो ये भी पूछ सकते हैं कि ग्रे कलर की वैक्यूटी के अंदर क्या यूज़ होता है एज अ एडिटिव के रूप में। सोडियम क्लोराइड होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम फ्लोराइड या सोडियम साइट्रेट? तो आई थिंक सोडियम फ्लोराइड। यस, ओके। देखो क्या बोला है कि एडिटिव ब्लड शुगर का ग्लूकोज का है सोडियम फ्लोराइड। सोडियम फ्लोराइड कॉमनली एडेड टू ब्लड कलेक्शन ट्यूब्स टू इनहिबिट द एंजाइमेटिक ब्रेकडाउन ऑफ द ग्लूकोज इन सैंपल, acts as a glycolysis inhibitor, preventing the metabolism of glucose by red blood cells during storage and transportation. This additive helps to preserve the integrity of glucose levels in the collected blood sample until it can be analyzed in the laboratory. सोडियम फ्लोराइड जो है वो कॉम्बाइनेशन है एंटीकोएगुलेंट्स एंड प्रिजर्वेटिव है ब्लड कलेक्शन ट्यूब का, डिपेंडिंग ऑन द स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ द टेस्ट बीइंग परफॉर्म। आपको क्या चाहिए उसके अकॉर्डिंग आप यूज़ कर सकते हो।
विच ऑफ द फॉलोइंग वैक्सीन शुड बी गिवन सून आफ्टर बर्थ, बर्थ होने के तुरंत बाद कौन सी वैक्सीन दे देंगे? BCG, हेपेटाइटिस बी, OPV या डिप्थीरिया? हम तो बोलेंगे मैडम हम तो BCG भी देते हैं, HIP भी देते हैं और OPV भी देते हैं। तो अभी क्या करेंगे, सबसे पहले हम देते हैं कौन सी, हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन जो है वो हम देते हैं सून आफ्टर दी बर्थ। क्यों? तो जो है कि हेपेटाइटिस बी जो है वो हम देते हैं क्योंकि ये प्रोटेक्शन करती है हेपेटाइटिस बी वायरस से, जो लिवर डिजीज़ करवाता है, क्रॉनिक इन्फेक्शन करवाता है। HIP बी वैक्सीन शॉर्टली आफ्टर बर्थ जो दी जाती है, जो वर्टिकल ट्रांसमिशन ऑफ द वायरस है उसको प्रिवेंट करवाती है, जो इन्फेक्टेड मदर के थ्रू बेबी में गया हो। फर्स्ट डोज ऑफ द वैक्सीन जो विद इन 24 आवर्स ऑफ द बर्थ में ही दी जाती है और ड्यूरिंग द फर्स्ट फ्यू वीक्स ऑफ द लाइफ तक भी दी जाती है। ठीक है, और वैक्सीनेटेड न्यूबॉर्न्स अगेंस्ट हेपेटाइटिस बी इज़ इफेक्टिव स्ट्रेटेजी, प्रिवेंट इन्फेक्शन और लॉन्ग टर्म उसको जो है वो कॉम्प्लिकेशन नहीं होता। विच ऑफ द फॉलोइंग फाइंडिंग सजेस्ट वर्जनिंग कंडीशन और सिवियर सिम्टम्स ऑफ डेंगू एक्सक्लूडिंग अदर्स? विच ऑफ द फॉलोइंग फाइंडिंग सजेस्ट वर्जनिंग कंडीशन, इसमें से कौन सा ऐसा फाइंडिंग है जो दिखा रहा है कि डेंगू का सबसे वर्जनिंग कंडीशन है, सिवियर सिम्टम्स है डेंगू का, बाकी सबको छोड़ के ये सबसे ज़्यादा डेंजरस केस है डेंगू का। डेंगू के मोस्टली 3 स्टेजेस होते हैं, क्लासिफाइड होता है, डेंगू क्लासिकल फीवर, डेंगू हेमरेजिक फीवर, बराबर, और एक होता है डेंगू हेमरेजिक फीवर विथ सॉक, एक होता है डेंगू हेमरेजिक फीवर विदाउट सॉक, एक होता है डेंगू हेमरेजिक फीवर विथ सॉक, और उसको DSS डेंगू सॉक सिंड्रोम भी बोलते हैं। पहला जो डेंगू क्लासिकल फीवर है उसमें नॉर्मल सिम्टम्स WBC का डिक्रीज होना, प्लेटलेट डिक्रीज, ये सब देखने को मिलता है, फीवर, बराबर। डेंगू हेमरेजिक फीवर विदाउट सॉक में हम एक टूनिकेट्स टेस्ट करते हैं जो हेमरेजिक स्पॉट को फाइंड आउट करने के लिए करते हैं, जिसमें हम 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 2.5 ओके 1 इंच या फिर 2.5 सेंटीमीटर का बॉक्स बनाते हैं। उसमें अगर 20 से ज़्यादा पिन पॉइंट हेमरेजिक स्पॉट्स दिखाई दे तो हम बोलते हैं कि ये पॉजिटिव है। और तीसरा और लास्ट हमारा था डेंगू हेमरेजिक फीवर विद सॉक, डेंगू सॉक सिंड्रोम, जिसमें 2 से ज़्यादा वाइटल ऑर्गन्स जो है वो डैमेज हो जाते हैं, तब होता है ऑर्गन फेल्योर जिसको बोलते हैं। अभी देखो, सीवियर एब्डोमिनल पेन होगा तो हम बोलेंगे, परसिस्टेंट वॉमिटिंग होगा तो बोलेंगे, हाई ग्रेड फीवर होगा या ब्लड इन वॉमिट और स्टूल होगा। ऑब्वियसली इसके अंदर जो है हमको देखने को मिलेगा हाई ग्रेड फीवर। क्या देखने को मिलेगा? हाई ग्रेड फीवर और हड्डी तोड़ बुखार, ब्रेक बॉर्न फीवर भी इसको बोलते हैं। फिर भी इसको ट्रीट करने के लिए हम PCM या एसिटामिनोफेन ही यूज़ करेंगे, NSAIDs यूज़ नहीं करेंगे, बिकॉज ऑलरेडी इसके अंदर WBC कम हो रहे हैं, बराबर, मतलब कि ल्यूकोसाइटोपेनिया हो रहा है। और अगर हमने NSAIDs यूज़ किया उसका साइड इफ़ेक्ट्स भी जो है वो ल्यूकोसाइटोपेनिया है तो कॉम्प्लिकेशंस हो जाएगा। इसके लिए हम भले ही पेन हो रहा है कभी भी NSAID नहीं देंगे किस में? डेंगू में। ठीक है, चलो। हाई ग्रेड फीवर वर्जनिंग बोल सकते हैं डेंगू का। डेंगू जो फीवर है वो मॉस्किटो बॉर्न वायरल इन्फेक्शन है। फीवर, हेडेक, जॉइंट मसल पेन, रेसेस देखने को मिलते हैं। फीवर एसोसिएटेड विद डेंगू हाई एंड परसिस्टेंट जो 104 डिग्री फ़ारेनहीट या 40 डिग्री सेल्सियस तक जा पाता है। हाई ग्रेड फीवर हाई ग्रेड फीवर पर्टिकुलरली व्हेन अकम्पेन्ड बाय अदर साइंस, जिसमें सीवियर एब्डोमिनल पेन, परसिस्टेंट वॉमिटिंग, ब्लीडिंग मैनिफेस्टेशन, ब्लड इन वॉमिट, हेमाटाइमेसिस, ब्लड इन स्टूल। ठीक है, और में सीवियर फॉर्म ऑफ डेंगू नॉन एज डेंगू हेमरेजिक फीवर या डेंगू सॉक सिंड्रोम जो मैंने अभी आपको समझाया, डेंगू हेमरेजिक फीवर विदाउट सॉक, डेंगू हेमरेजिक फीवर विद सॉक, जिसको ये DSS डेंगू सॉक सिंड्रोम भी बोलते हैं। ठीक है, क्लियर? चलो, वेरी गुड। अभी विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रीटमेंट गाइडलाइंस इज नॉट रेकमेंडेड इन डेंगू फीवर? डेंगू फीवर में कौन सी गाइडलाइंस यूज़ नहीं होती? स्टे वेल हाइड्रेटेड, बराबर, तो ये तो हम करेंगे ना, क्योंकि हाई ग्रेड फीवर में क्या होता है, डिहाइड्रेशन को ट्रीट करने के लिए हाइड्रेट तो रखेंगे। यूज़ ऑफ NSAIDs सच एज इबुप्रोफेन, हमने अभी समझाया कि कभी भी NSAIDs यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है, क्योंकि WBC एकदम लो हो जाएंगे, लो तो है और हो जाएंगे। रेजिस्टेंस स्लिप तो देते हैं, कंप्लीट बेड रेस्ट देते हैं। यूज़ ऑफ ओरल एसिटामिनोफेन, बिल्कुल एसिटामिनोफेन और PCM से ही उसके पेन को ट्रीट करवाते हैं। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर B। क्या लगाया हमने? कॉन्सेप्ट। वेरी गुड। चलो देखो क्या बोला है कि कभी भी NSAIDs नहीं देते हैं, इबुप्रोफेन नहीं देते हैं,
प्लेटलेट को कम करवा देता है, बराबर। और क्या करवा देता है, WBC के साथ साथ ये प्लेटलेट्स को भी कम करवा देता है, ब्लीडिंग के रिस्क बढ़ा देता है। जो पोटेंशियल कॉम्प्लिकेशन है डेंगू फीवर की, ऑलरेडी हम हेमरेजिक साइन तो देखते थे, वरना ये सब फूट जाएगा, ब्लडिंग हो जाएगा पूरा बॉडी, ठीक है, इसके लिए हम नहीं देते हैं। डेंगू रिलेटेड टू फीवर और पेन के लिए बिल्कुल भी एनएसिड का यूज़ इसमें नहीं होता है, बराबर। ट्रीटमेंट गाइडलाइन डेंगू की ये कहती है कि फीवर इंक्लूड स्टेइंग वेल और हाइड्रेटेड, प्रिवेंट हाइड्रेशन, गेटिंग प्लेंटी ऑफ रेस्ट एंड स्लीप, जो बॉडीज़ की रिकवरी करने में हेल्प करेगा, ओरल एसिटामिनोफेन PCM, जो फीवर और पेन को रिलीफ करवाएगा, बराबर। तो आप क्या याद रखोगे, WBC से भी जब सबसे ज़्यादा प्लेटलेट्स काउंट, कौन सा काउंट, प्लेटलेट्स काउंट जो है वो डिक्रीज़ करवाता है, क्योंकि मैंने बोला था कि WBC और प्लेटलेट दोनों डिक्रीज़ होता है डेंगू क्लासिकल फीवर में। तो ये जो है हम अगर एनएसिड्स देंगे तो प्लेटलेट्स को और कम करेगा, ब्लीडिंग को जो है वो होने की स्ट्रेटेजीज को बढ़ाएगा, इसके लिए हम ये बिल्कुल भी नहीं देंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग बैंडेज टेक्निक इज कॉमनली यूज्ड फॉर एंकल इंजरी। अगर आपको एंकल इंजरी हुई है तो आप बैंडेज को कैसे बांधोगे, रिवर्स स्पाइरल में, फिगर ऑफ 8 बैंडेज के शेप में, रोलर बैंडेज में कि T बैंडेज में। तो हम एंकल इंजरी में फिगर ऑफ 8 बैंडेज में उसको बांधते हैं। देखो क्या बोला है कि बैंडेज टेक्निक जो है वो एंकल इंजरी में फिगर ऑफ 8 बैंडेज में बांधा जाता है। फिगर ऑफ 8 बैंडेज प्रोवाइड सपोर्ट्स एंड स्टेबिलिटी टू द एंकल जॉइंट, क्रॉसिंग द बैंडेज क्रिस क्रॉस पैटर्न अराउंड द एंकल एंड लोअर लेग, रिसेंबलिंग द शेप ऑफ नंबर 8 बनेगा। दिस टेक्निक हेल्प्स टू immobilize the ankle, reduce swelling, provide compression. It is often used for strain, टेंडन का फटना, बराबर, लिगामेंट का फटना तो स्प्रेन, टेंडन का फटना तो स्ट्रेन, माइनर फ्रैक्चर होना एंकल में, ये सब में जो है वो हम फिगर ऑफ 8 बैंडेज ही करते हैं। फॉर अ पेशेंट हु हैज़ डेवलप्ड पर्नीसियस एनीमिया, विटामिन B12 की डेफिशिएंसी जो एनीमिया होता है उसको बोलते हैं पर्नीसियस एनीमिया। कब हुआ, उसको टोटल गैस्ट्रेक्टोमी सर्जरी हुई ना, उसके बाद हुआ, क्योंकि वहीं पे तो एब्जॉर्प्शन होता था विटामिन B12 का इंट्रिस्टिक फैक्टर के अंदर, अभी वही नहीं है क्योंकि गैस्ट्रेक्टोमी कर दिया आपने, बराबर। विच मेडिकेशन वुड बी प्रिस्क्राइब टू प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशन। तब अब हम उसको कौन सी मेडिकेशन देंगे, आयरन सप्लीमेंट्स देंगे, ये थोड़ा आयरन की डेफिशिएंसी से हो रहा था, फॉलिक एसिड देंगे, लाइफ लॉन्ग एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ओरल इंट्रिंसिक फैक्टर देंगे उसको। अरे ओरल इंट्रिंसिक फैक्टर दे दिया तो क्या होगा, इससे अच्छा है आप क्या दो, डायरेक्टली लाइफ लॉन्ग एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ विटामिन B12 का इंजेक्शन एवरी मंथ लगाएंगे। जब तक वो जिंदा रहेगा तब तक हम उसको विटामिन B12 के इंजेक्शन लगाते रहेंगे एक मंथ पे। आंसर नंबर D इज़ करेक्ट, टू ट्रीट द पर्नीसियस एनीमिया, और वो भी गैस्ट्रेक्टोमी की वजह से जब हुआ हो तो लाइफ लॉन्ग देने का, बराबर। क्या है देखो कि पर्नीसियस एनीमिया टोटल गैस्ट्रेक्टोमी सर्जरी के बाद हुआ है, उसमें कॉम्प्लिकेशंस को रोकने के लिए हम B12 लाइफ लॉन्ग देंगे। पर्नीसियस एनीमिया जो है वो डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B12 से होता है, जिसकी वजह से इनेबिलिटी टू एब्जॉर्ब इट इफेक्टिवली। इंट्रिंसिक फैक्टर जो है वो प्रोटीन प्रोड्यूस्ड करते हैं स्टमक लाइनिंग में, वो एब्सेंट या इनसफिशियंट हो जाते हैं। विटामिन B12 कैन नॉट बी एब्जॉर्ब्ड थ्रू द डाइजेस्टिव सिस्टम, क्योंकि जो इसको एब्जॉर्ब करता था डाइजेस्टिव सिस्टम में इंट्रिंसिक फैक्टर अब वही नहीं है। लाइफ लॉन्ग एडमिनिस्ट्रेशन करना पड़ेगा विटामिन B12 का, जो नेसेसरी है जब बाईपास हो गया हो गैस्ट्रो इंटेस्टिनल एब्जॉर्प्शन रूट का। प्रोवाइड द पेशेंट विथ एन एडिक्वेट सप्लाई ऑफ विटामिन B12। ट्रीटमेंट प्रिवेंट्स करेगी कॉम्प्लिकेशंस को जो विटामिन B12 की डेफिशिएंसी से होगी, जैसे कि एनीमिया एंड न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स। विच डिजीज इज कोज्ड बाय रेड फ्लियास। रेड फ्लिया से कौन सी डिजीज़ होती है, रॉकी माउंटेन स्पॉटेड फीवर, स्लीपिंग सिकनेस, जो तो पता है ना आपको, कौन सी, ससी फ्लाई से होती थी, पता है ना, एपिडेमिक टाइफस या एंडेमिक टाइफस, क्या था रेड फ्लियास का, एंडेमिक टाइफस। कौन सा टाइफस, एंडेमिक टाइफस जो है वो होता था, ओके। देखो एंडेमिक टाइफस रेड फ्लियास से होती है। एंडेमिक टाइफस को म्यूरिन टाइफस भी बोलते हैं, जो एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो रिकेट्सिया टाइफी के थ्रू होता है, ट्रांसमिटेड टू ह्यूमन थ्रू द बाइट ऑफ इन्फेक्टेड फ्लियास। रेड फ्लिया मेनली है, जेनोप्शाइला चियोप्सिस बोलते हैं, चियोप्सिस इंडेक्स जो है वो भी इसी में किया जाता है। रेड फ्लियास इसमें किया जाता है, बराबर नहीं, तो रेड फ्लियास टिपिकली इन्फेस्ट rats and when these infected rats come into close contact with the humans,
The fleas can bite and transmit the bacteria. Endemic typhus is characterized by fever, headache, rash and body itches होगा, इसमें सिम्टम्स ऐसे देखने को मिलेंगे. और दूसरा क्या बोलते हैं, तो इट इज़ टिपिकली अ माइल्डर फॉर्म ऑफ टाइफस. बराबर, माइल्डर फॉर्म से ये टाइफस का कंपेयर टू दी एपिडेमिक टाइफस से ये कम होता है. और विच इज़ कोज्ड बाय डिफरेंट स्पेसीज ऑफ रिकेट्सिया. चियोप्सिस इंडेक्स जो है उसको फ्लिया इंडेक्स भी बोलते हैं. यहाँ पे जो चियोप्सिस बोला है ना, कौन सा चियोप्सिस, देखो 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 कहाँ गया, कौन सा चियोप्सिस है, ज़ेनोप्सिला चियोप्सिस. ये यहाँ पे चियोप्सिस इंडेक्स यूज़ नहीं होता, पर ये होता है. पर चियोप्सिस इंडेक्स है क्या, तो उसको फ्लिया इंडेक्स बोलते हैं, जो प्रिडिक्ट द रिस्क ऑफ प्लेग एंड अदर डिजीज जो फ्लिया से स्प्रेड होती है उसके लिए यूज़ होती है. जैसे कि प्लेग इसमें भी होगी, म्यूरिन टाइफस में, जिसको हम एंडेमिक टाइफस भी बोलते हैं. ठीक है, याद रखना चियोप्सिस इंडेक्स एक प्लेग और इसमें यूज होता है. विच न्यूट्रिएंट इज फाउंड इन एवरेज साइज्ड एग. एवरेज साइज का आप एक एग खाओ, उसमें कौन सा न्यूट्रिएंट फाउंड होता है. 6 ग्राम फैट, 6 ग्राम प्रोटीन, 80 ग्राम विटामिन सी या 25 ग्राम आयरन. तो क्या मिलेगा, यस बराबर प्रोटीन कौन सा, कितना, 6 ग्राम प्रोटीन मिलता है कि एवरेज साइज एग में से. देखो कि एवरेज साइज एग जो है वो 6 ग्राम प्रोटीन देता है. एग्स आर अ गुड सोर्स ऑफ हाई क्वालिटी प्रोटीन एंड आर ऑफन कंसिडर एज अ कंप्लीट प्रोटीन बिकॉज दे कंटेन ऑल द एसेंशियल अमीनो एसिड्स इन द राइट प्रपोर्शन. उसके अंदर फैट होता है. अमाउंट वेरीज डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ द एग. जो एग का साइज़ कितना है उसके ऊपर डिपेंड करता है. बराबर, तो वो थोड़ा वेरी होता है. स्पेसिफिक यॉक टू वाइट रेशियो. विटामिन कंटेंट ऑफ एन एग इंक्लूडिंग विटामिन सी होता है. रिलेटिवली लो कंपेयर टू अदर न्यूट्रिएंट. एग्स आर अ गुड सोर्स ऑफ सेवरल विटामिन. विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन बी भी होता. एग में क्या नहीं होता, आयरन नहीं होता. क्या नहीं होता, आयरन नहीं होता. What electrolyte imbalance can cause tetany-like spasm in a patient? तो हाइपोकैलेमिया, हाइपोकैल्सेमिया, हाइपरकैल्सेमिया, हाइपोनेट्रेमिया. टिटानी में भी जो है वो फेस मसल्स में ट्विचिंग आती है. और जब हाइपोकैल्सेमिया हो जाता है, कैल्शियम का लेवल लो हो जाता है, जो नॉर्मली 8.5 to 10 ग्राम पर DL होता है, तो उसमें भी हम बोले कि क्या देखने को मिलता है, तो टिटानी जैसे सिम्टम्स, जैसे कि उसमें भी फेस मसल्स में ट्विचिंग देखने को मिलता है. बराबर, जिसको चॉवेस्टिक साइन बोलते हैं. कौन सा साइन बोलते हैं उसको, चॉवेस्टिक साइन जो है हम बोलते हैं. और दूसरा हाइपोकैल्सियमिया जो है बराबर 8.5 to 10.0 मिलीग्राम पर DL डेसीलीटर. ओके, क्या 8.5 to 10 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होता है. ठीक है, नॉर्मल लेवल. और दूसरा मैं जो बोल रही थी कि चॉवेस्टिक साइन की जो फेशियल मसल पे ट्वीच जो हम करेंगे, बराबर है, तो हमको ट्वीचिंग देखने को मिलेगा. और दूसरा होता है ट्रोसाउस साइन, जो हम ब्लड प्रेशर को चेक करते हैं, तो हाथ जो है पूरा रिवर्स साइड बैंड होता है. ठीक है, वो है. तो क्या आएगा टिटानी लाइक स्पाज्म में, हाइपोकैल्सेमिया, ऑप्शन नंबर बी. वेरी गुड. चलो अभी क्या बोला है कि टिटानी लाइक स्पाज्म हाइपोकैल्सेमिया से मिलता है. लो लेवल हो जाता है कैल्शियम का ब्लड में. कैल्शियम प्लेज अ क्रूशियल रोल इन मसल फंक्शन, मसल कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन. व्हेन कैल्शियम लेवल्स आर लो कैन लीड टू हाइपर एक्साइटेबिलिटी नर्व्स और मसल्स की. टिटानी लाइक स्पाज्म बोलते हैं उसको. विच आर इनवॉलंटरी मसल कॉन्ट्रैक्शन. दिस स्पाज्म कैन अफेक्ट वेरियस मसल्स इन द बॉडी, जिसमें हैंड्स, फीट, फेशियल मसल्स अफेक्ट होते हैं. ठीक है, और कोज्ड बाय वेरियस फैक्टर्स सच एज विटामिन डी डेफिशिएंसी, किडनी डिसऑर्डर और सर्टेन मेडिकेशन से भी होता है. What finding may be observed in a baby born to a diabetic mother with a birth weight of 3.8 किलोग्राम. डायबिटिक मदर का बेबी हमेशा ओवर साइज होता है, मैक्रोसोमिया होता है, जिसमें हाइपोग्लाइसेमिया और मैक्रोसोमिया की कंडीशन जो है वो हमको देखने को मिलती है. ठीक है, तो इसमें जो है वो हमको क्या देखने को मिलेगा, जो 3.8 किलोग्राम वाला जो है वो बेबी है, मैक्रोसोमिया है. तो किसकी वजह से हुआ हो. What finding may be observed in a baby born to a diabetic mother with a birth weight of 3.8 किलोग्राम. हाइपोग्लाइसेमिया, हाइपरग्लाइसेमिया, हाइपोकैल्सेमिया या हाइपोबिलिरुबिनीमिया. तो क्या आएगा, बेबी को हाइपोग्लाइसेमिया साथ में मैक्रोसोमिया देखने को मिलेगा. ठीक है, अभी नेक्स्ट हम देखें तो उसके अंदर देखो क्या बता रहा है कि विच गोज नीडल इज यूज्ड फॉर ब्लड ट्रांसफ्यूजन.
बराबर। कितने गोज की निडल यूज होती है ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए? तो ऑब्वियसली वाइड बोर्ड की निडल होगी 18 गोज, 20 गोज, 22 गोज की, 24 गोज, तो क्या आएगा 18 गोज, क्या आएगा 18 गोज। जितना गोज कम उतना वाइड निडल होगा। ठीक है, क्लियर। देखो क्या बोला है कि 18 गोज का निडल यूज होता है। निडल रेफर्स टू इट्स डायमीटर। हायर गोज नंबर इंडिकेटिंग स्मॉलर डायमीटर, बराबर। जितना ज़्यादा नंबर उतना डायमीटर कम, और जितना बड़ा डायमीटर उतना गोज जो है वो कम। ठीक है, हायर गोज स्मॉलर डायमीटर, लोअर गोज बिगर डायमीटर। 18 goes needle has a large diameter compared to 20, 22 and 24 goes. Larger diameter facilitates the smooth and rapid flow of blood, क्योंकि क्लॉट ना हो जाए इसलिए हम लार्जर यूज़ करते हैं, बराबर। ट्रांसफ्यूजन रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ हेमोलाइसिस एंड क्लोटिंग। स्पेसिफिक गोज ऑफ द निडल में वेरी डिपेंडिंग ऑन द पेशेंट्स कंडीशन and the type of blood product being transfused. What method should be used to sterilize the following article? बराबर, फॉलोइंग आर्टिकल को यूज़ करने के लिए कौन सा स्टरलाइज मेथड यूज़ होगा? वॉट मेथड शुड बी यूज टू स्टरलाइज दी फॉलोइंग आर्टिकल? आर्टिकल को स्टरलाइज करने के लिए कौन सा मेथड यूज़ करोगे? ऑटोक्लेव, यूवी रेडिएशन, फॉर्मालिन या ग्लूटाल्डिहाइड 10%? तो क्या आएगा? आंसर आएगा बी, मतलब कि यूवी रेडिएशन का यूज़ हम करते हैं। देखो क्या बोला है कि मेथड स्टरलाइज करने के लिए हम यूवी रेडिएशन का यूज़ करते हैं। यूवी रेडिएशन specifically ultraviolet light with a wavelength of 254 nanometer, effective in killing or inactivating microorganisms including बैक्टीरिया को, वायरस को, फंगाई को मार देता है। commonly used for sterilizing surfaces, air and certain equipments in laboratory and healthcare settings. UV radiation works by damaging the genetic material of microorganisms, preventing their replication. उसके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का मटेरियल ही दबा देगा तो फिर रेप्लिकेशन होगा, सर्वाइव कर पाएगा नहीं। अदर मेथड मेंशन सच एज ऑटोक्लेव, फॉर्मालिन, ग्लूटाल्डिहाइड 10% आर ऑल्सो यूज्ड फॉर स्टरलाइजेशन बट मे नॉट बी अप्रोप्रिएट और इफेक्टिव फॉर ऑल टाइप ऑफ आर्टिकल्स। सबके लिए इफेक्टिव नहीं है ये सब, पर यूवी सबके लिए चलेगा, बराबर। विच निडल वुड बी अप्रोप्रिएट फॉर एडमिनिस्ट्रिंग एन इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन टू अ 4 year old चाइल्ड? 4 year का बच्चा है, उसको आपको IM इंजेक्शन देना है। कौन से निडल लोगे? 22 गोज विथ 1.5 inches लॉन्ग निडल, 20 गोज विथ 1.5 inches लॉन्ग निडल, 16 गोज विथ 5 and 8 inches लॉन्ग निडल, या 18 गोज विथ 1.5 inches लॉन्ग निडल? बच्चों के लिए कैसे निडल यूज़ होगी? छोटी छोटी सी डायमीटर, गोज ज़्यादा, डायमीटर क्या होगा? गोज ज़्यादा होता है, डायमीटर क्या होता है? बड़ा होता है, कम होता है। गोज ज़्यादा, डायमीटर कम होगा, तो इसमें कैसे यूज़ करेंगे? या तो 22 आएगा या 20 आएगा, इससे बड़ी तो नहीं होगी। क्या आएगा? 22 गोज आएगी। ठीक है, चलो। क्यों? क्योंकि 4 ईयर का बच्चा है। 22 गोज की 1.5 की ही यूज़ करेंगे। चॉइस ऑफ निडल गोज, लेंथ डिपेंड्स पे वेरियस फैक्टर पे, एज पे, इंजेक्शन की साइट पे, मेडिकेशन कौन सी देनी है, ये सबसे वो होता है नक्की कि कौन सी यूज़ करेंगे। और इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन के लिए बच्चों में ऑप्टिमल बैलेंस बिटवीन पेशेंट कंफर्ट, इफेक्टिव ड्रग डिलीवरी, लेंथ ऑफ 1.5 inches ensure that the needle reaches the muscle layer in most children while avoiding the risk of penetrating too deeply. टाइप ऑफ TPN सॉल्यूशन, टोटल पैरेंटरल न्यूट्रिशन में जो सॉल्यूशन यूज़ होता है वो कैसा होता है? एलर्जिक होता है, आइसोमोलर होता है, हाइपरऑस्मोलर होता है, या हाइपोऑस्मोलर होता है? तो ऑब्वियसली जो टोटल पैरेंटरल न्यूट्रिशन में यूज़ होता है वो हाइपोऑस्मोलर होता, हाइपरऑस्मोलर होता है। कैसा होता है? हाइपरऑस्मोलर होता है, क्योंकि उसमें सबसे ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स ही होते हैं। क्या होते हैं? न्यूट्रिएंट्स। तो उसका कैसा होगा? हाइपरऑस्मोलर होगा। कैसा होगा? हाइपरऑस्मोलर होगा। देखो कि TPN जो है वो न्यूट्रिशनल सपोर्ट है। इंट्रावेनसली न्यूट्रिएंट्स जिसको देते हैं 24 आवर तक ही दे सकते हैं, फिर वो न्यूट्रिशन का बैग जितना भी महंगा ही क्यों ना उसको फेंक देते, दूसरा ही यूज़ होता है, बराबर। न्यूट्रिशन थ्रू दी ओरल और एंट्रल रूट जो नहीं ले पाता उसको ये दिया जाता है। हाइपर ऑस्मोलर TPN सॉल्यूशन हैव अ हायर ऑस्मोलरिटी
compared to normal body fluids. The higher osmolarity is necessary to provide a concentrated source of nutrients and electrolytes to meet the patient's nutritional needs. कंपोजिशन क्या होता है, तो उसमें स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट होता है जो पेशेंट का होना चाहिए फ्लूइड, कैलोरी और न्यूट्रिशनल नीड्स के वाइज. अभी ये जो इमेज दिखाई दे रही है, आइडेंटिफाइंग दी फॉलोइंग स्किन डिजीज कैरेक्टराइज्ड बाय हनी लाइक क्रस्ट अराउंड द माउथ इन अ बेबी. तो ये कौन सी है? स्केबिस है, इम्पेटिगो है, एटॉमिक डर्मेटाइटिस है या फूड पॉइजनिंग है. एटोपिक डर्मेटाइटिस जो है वो टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन भी हम बोल सकते हैं उसको. बट ये जो कंडीशन आपको दिख रही है वो इम्पेटिगो की है. किसकी है? इम्पेटिगो की, जिसमें हनी क्रस्ट अपीयरेंस हमको देखने को मिलता है. और दूसरा क्या कि इम्पेटिगो जो है वो बैक्टीरियल डिजीज़ है जो स्टेफाइलोकोकस ओरियस, स्ट्रेप्टोकोकस पायोजीनस से होती है. कॉन्टाजियनस है, मेनली बेबी में होती है. हनी लाइक क्रस्ट फ्रॉम अ रिजल्ट ऑफ द इन्फेक्शन and can occur around the mouth as well as other parts of the body. प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट एंटीबायोटिक्स होती है और जो प्रिवेंट एंड स्प्रेड ऑफ द इन्फेक्शन भी किया जाता है. इन अ पेशेंट अंडरगोइंग इंटरनल रेडियम इम्प्लांट फॉर सर्वाइकल कैंसर. सर्वाइकल कैंसर था, बॉडी के अंदर जो है हमने रेडियम इम्प्लांट डाला था. विच पोजिशन शुड द क्लाइंट बी प्लेस्ड इन टू प्रिवेंट डिस्क्लोजमेंट ऑफ द डिवाइस. ये जो डिवाइस है ना वो बाहर ना आ जाए, इसके लिए क्लाइंट को कौन सी पोजीशन देंगे? प्लेस द क्लाइंट इन सुपाइन पोजीशन, ट्रेंडलनबर्ग पोजीशन, प्रॉन पोजीशन या सेमी फाउलर पोजीशन. कौन सी देंगे कि जिससे ये डाला हुआ डिवाइस बाहर ना आ जाए, अंदर ही रहे, डिसलोजमेंट ना हो जाए. तो कौन सी पोजीशन हम पेशेंट को देंगे? यस, कैसे देंगे? ट्रेंडलनबर्ग पोजीशन क्या होता है? हेड डाउन और लेग अप होता है. तो कौन से देंगे? यस, कौन से? सुपाइन दे के रखते हैं. सिर्फ और सिर्फ पेशेंट को सुपाइन पोजीशन इसमें दे के रखते हैं. देखो, रेडियम इम्प्लांट है, क्लाइंट को सुपाइन पोजीशन देंगे जिससे प्रिवेंट ना हो जाए, डिस्क्लोजमेंट ना हो जाए. सुपाइन पोजीशन अलाउज फॉर बेटर इमोबिलाइजेशन एंड स्टेबिलिटी, मिनिमाइजिंग द रिस्क ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द रेडियम इम्प्लांट. प्लेसिंग द क्लाइंट इन अ सुपाइन पोजीशन ऑल्सो एंश्योर्स प्रॉपर अलाइनमेंट एंड असेस फॉर द मेडिकल टीम ड्यूरिंग द प्रोसीजर. In a patient receiving total parenteral nutrition TPN through a central venous line. क्यों central venous line से TPN क्यों देते हैं? Which of the following is not a reason for closely monitoring the infusion rate? बराबर, हम इसकी चर्चा करेंगे कि हम TPN को सेंट्रल वेनस से क्यों देते हैं. कि क्योंकि वो बड़ी लाइन है जो डायरेक्ट कनेक्टेड होती है हमारे हार्ट से. तो जो भी न्यूट्रिशन हम देंगे वो ईजिली एब्जॉर्ब हो जाएगा क्योंकि वहाँ पे ब्लड फ्लो सबसे ज़्यादा होता है. ये रीज़न है. कभी ये क्वेश्चन आए तो ध्यान में रखना, ठीक है. यहाँ पे क्या पूछा है कि भाई हमने टीपीएन दिया, सेंट्रल वेनस से दिया, तो ऐसा कौन सा रीज़न है कि जिसको हमको क्लोजली मॉनिटरिंग करने की ज़रूरत नहीं है? टू प्रिवेंट ऑसिलिएशन इन ग्लूकोज प्रोफाइल, ओवरलोड ना हो उसको रोकने के लिए, प्रिवेंट इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस या प्रिवेंट आर्टरी ब्लॉकेज. तो हम किस में ध्यान नहीं देंगे तो चलेगा? यस, कि टू प्रिवेंट आर्टरी ब्लॉकेज में हम जो है वो ध्यान नहीं देंगे क्योंकि ऑब्वियसली ये बड़ी है तो इसमें ऐसा तो कोई रिस्क ही नहीं रहेगा कि ब्लॉकेज होगी. ठीक है, क्लियर? देखो, हमने जो बोला वही पूछा है पर थोड़ा अलग कर दिया, एडवांस कर दिया. ठीक है, तो क्लोजली मॉनिटरिंग द इन्फ्यूजन रेट थ्रू अ सेंट्रल वेनस इज नॉट टू प्रिवेंट आर्टरी ब्लॉकेज. वाई? मॉनिटरिंग द इन्फ्यूजन रेट इज क्रूशियल to prevent oscillation in the glucose profile as rapid or uneven delivery. अगर आपने फटाफट टीपीएन दिया ना तो वो हाइपरग्लाइसेमिया या कम दिया तो हाइपोग्लाइसेमिया कर देगा. इसकी वजह से ग्लूकोज लेवल तो देखना पड़ेगा. इट इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट टू प्रिवेंट फ्लूइड ओवरलोड. ज़्यादा दे दिया तो पूरी बॉडी में एडिमा करवा देगा, फ्लूइड ओवरलोड करवा देगा. तो विच कैन रिजल्ट इन द कॉम्प्लिकेशन सच एज पल्मोनरी एडिमा. Additionally, monitoring ensures the prevention of electrolyte imbalances, which can have severe or serious consequences for the patient's overall health and well-being. Next है, out of the following options, identify the correct sequence of the 6 patients की जो एंडोट्रेकियल 6P, ओके, पेशेंट नहीं 6P देखने हैं. एक पेशेंट है जो एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन के ऊपर है, उसका प्रिपरेशन, प्री ट्रीटमेंट, पोस्ट इंट्यूबेशन मैनेजमेंट करना है.
उसको प्रिपेयर करना है, उसको प्री ट्रीटमेंट देना है, फिर उसको पोस्ट इंट्यूबेशन मैनेजमेंट देना है, प्लेसमेंट ऑफ द ट्यूब, प्री ऑक्सीजनेशन, पैरालिसिस विथ इंडक्शन ऑन पोजीशन, इतनी चीज़ें आपको देखनी है। तो क्या करोगे आप? प्रिपरेशन, पहले उसका प्रिपरेशन, फिर प्री ऑक्सीजनेशन, फिर पोजीशन और फिर प्री ट्रीटमेंट देंगे, या फिर पहले उसको प्रिपेयर करेंगे, प्रिपेयर करके प्री ऑक्सीजनेशन देंगे, फिर प्री ट्रीटमेंट और फिर पोजीशन देंगे, या फिर उसको प्रिपेयर करके उसको पोजीशन देंगे, प्री ऑक्सीजनेशन करेंगे या प्री ट्रीटमेंट देंगे, या उसका प्रिपरेशन करेंगे, ट्रीटमेंट देंगे, फिर पोजीशन, प्री ऑक्सीजनेशन और प्री ट्रीटमेंट करेंगे। क्या आएगा करेक्ट? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। देखो क्या बोला है, प्रिपरेशन करके उसको प्री ऑक्सीजनेशन कर देंगे, फिर प्री ट्रीटमेंट करके पोजीशन दे के एंडोट्रेकियल ट्यूब जो है हम उसको इंसर्ट कर देंगे। समझ आया? ओके, करेक्ट पोजीशन पी 6P कौन सी है? तो हम उसको क्या करेंगे? प्रिपरेशन, प्री ऑक्सीजनेशन, प्री ट्रीटमेंट और पोजीशन। ठीक है, द फर्स्ट स्टेप इज़ द प्रिपरेशन। पहले पेशेंट को प्रिपेयर करेंगे सब कुछ बोल के कि हम आपके ये प्रोसीजर करने वाले हैं, विच इन्वॉल्व्स असेंबलिंग द नेसेसरी इक्विपमेंट्स एंड एंश्योरिंग इट्स प्रॉपर फंक्शनिंग। दूसरा करेंगे प्री ऑक्सीजनेशन, फॉलोज विच इन्वॉल्व्स एडमिनिस्ट्रिंग ऑक्सीजन टू द पेशेंट टू ऑप्टिमाइज ऑक्सीजनेशन बिफोर इंट्यूबेशन। प्री ट्रीटमेंट रेफर्स टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिकेशन टू फैसिलिटेट इंट्यूबेशन। फाइनली हम पेशेंट को पोजीशन देंगे और फिर हम पेशेंट का इंट्यूबेट करेंगे। ठीक है, समझ आ गया? इन अ पेशेंट विद अ हेड इंजरी, एक पेशेंट है जिसको हेड इंजरी हुआ है, हु प्रेजेंटेड इन द इमरजेंसी डिपार्टमेंट, द इनिशियल असेसमेंट बाय द नर्स रिवील्स, उसका आँख ओपन है। कब पेनफुल स्टिमुलाई दिया? तब। वो रिपीटेटिव मूवमेंट कर रहा है, विद विड्रॉल फ्रॉम पेन एंड लेथार्जी एंड कन्फ्यूजन में है। व्हाट वुड बी द मैक्सिमम स्कोर ऑन द ग्लेसगो कोमा स्केल GCS असेस्ड बाय द नर्स? 15, 10, 8 या 6? हम बात करें GCS की। GCS का नाम एक ग्लासगो यूनिवर्सिटी में रह के साइंटिस्ट ने स्टडी की, इसके लिए उसका नाम यूनिवर्सिटी के नाम पे से पड़ा, ग्लासगो कोमा स्केल। उसमें 3 इंडिकेटर होते हैं, EVM, E फॉर द आई रिस्पॉन्स, V फॉर द वर्बल रिस्पॉन्स और M फॉर द मोटर रिस्पॉन्स। आई रिस्पॉन्स हम देखते हैं 4 स्कोर के साथ। इसमें क्या बोला है कि एस्पान ऐसा करके, इसमें बोला है कि पेनफुल स्टिमुलाई से वो ओपन करेगा, मतलब उसको हम दे देंगे 2 स्कोर। कितना स्कोर? 2 स्कोर। दूसरा है कि रिपीटेटिव मूवमेंट्स विद विड्रॉल फ्रॉम पेन, मूवमेंट्स वाला है, मतलब M देखने का, M में होता है 6 स्कोर। उसमें हम याद करने के लिए करते हैं कांट लिव विदाउट पेन, कांट लिव विदाउट पेन, मतलब उसमें हम देंगे 4 स्कोर, 4 और 2 6, और फिर है लेथार्जी एंड कन्फ्यूज़न। ठीक है, तो अब क्या आएगा, इसका स्कोर क्या होगा हम वो देखते हैं। आंसर आता है उसमें बी, बराबर, मतलब कि 10 स्कोर आता है। तो कैसे आता है वो देखते चलो, बराबर। कैसे आएगा इसका स्कोर 10? तो हमने जैसे बोला कि भाई हम क्या करते हैं, GCS का स्कोर देखते हैं जो मिनिमम 3 और मैक्सिमम 15 होता है। कितना होता है? मिनिमम 3, मैक्सिमम 15 होता है। कैसे देखेंगे? तो देखो पहले क्या बोला है कि वो जो है वो पेनफुल स्टिमुलाई से अपनी आंखें खोल रहा है, बराबर। पेनफुल से खोल रहा है तो आएगा कितना स्कोर? 2। कितना आएगा? 2, बराबर। पेन से खोलेगा तो 2 स्कोर आएगा। फिर वर्बल रिस्पॉन्स के लिए अगर हम बोले तो हमको इसने बोला है कन्फ्यूज्ड है, तो उसमें हम करते हैं अवर कंट्री विन, कंट्री फॉर द 4, 2 and 4 6, और हमने बोला था कि 4 वाला विड्रॉल का, तो क्या हो गया? 10 हो गया। पता चला पेन से आँखों को खोलना मतलब 2, वर्बल में कन्फ्यूज है मतलब 4 and 2 6, मोटर में आएगा विड्रॉल मतलब 4, तो क्या हो जाएगा? 10। क्या हो जाएगा? 10, बराबर। इसके लिए आंसर 10 है। ओके, आपको ना पता चले तो मैंने और एक वीडियो GCS का डाला हुआ है, उसके साथ मैच करके देख लीजिएगा, बराबर। और GCS का क्वेश्चन हर एक एग्जाम में आता है, इसलिए वो भी देखना। अभी दूसरा बोले कि GCS का स्कोर अगर बोला हो कि कोमा और डेथ वाला पर्सन है तो कितना होगा, तो भी मिनिमम स्कोर जो है वो 3 और 3 ही होता है, कभी GCS का स्कोर 0 नहीं होता, ये ध्यान में रखना। अ बेबी ब्रॉट टू द स्किन OPD ऑफ द डर्मेटोलॉजी डिपार्टमेंट with his parents. In the OPD, the doctor is performing the Bureau's ink test BIT for the baby. This test is commonly used to diagnose which skin disease. Bureau ink test
कौन से स्किन डिजीज को डायग्नोज करने के लिए होती है? विटिलिगो को, स्कैबिस को, एम्पेटिगो को या सोरियासिस को? क्या आएगा? यस, इट इज़ दी विच वन? दिस स्कैबिस। ओके, कौन सा डिजीज? स्कैबिस में ब्यूरोज इंक टेस्ट जो है वो होता है। ब्यूरोज इंक टेस्ट कौन सा टेस्ट होता है उसमें? ब्यूरो इंक टेस्ट। क्यों होता है? तो ब्यूरो इंक टेस्ट जो है वो एक प्रकार की, आप ब्यूरो लाइन बोल सकते हो। कौन सी? ब्यूरो लाइन बोल सकते हो। ब्यूरो लाइन जो है वो कैसी होती है कि एपिडर्मिस के जो लेयर है हमारे स्किन पे, बराबर वहाँ पे जो है ये अंडे रखता है। क्या रखता है? अंडे रखता है। तो वो देखने के लिए करते हैं। और इसमें जो है हम अप्लाइंग इंक टू अ सस्पेक्टेड स्कैबिस पैप्यूल, वाइपिंग ऑफ द एक्सेस इंक विद द अल्कोहल, उसमें इसके जो है वो क्या मिलते हैं हमको? अंडे देखने को मिलेंगे, एग्स मिलते हैं माइट के। ठीक है, याद रखना ब्यूरोज लाइन भी इसी में देखने को मिलती है स्कैबिस में, और ब्यूरो इंक टेस्ट भी स्कैबिस में ही होता है। बराबर। यहाँ पे जो आपको विटिलिगो बताया था ना, वो क्या था पता है? एल्ब्यूमिन जो लेवल है ना वो बढ़ जाता है, और पूरी बॉडी जो है वो अगर वाइट हो जाए तो उसको एल्बिनिज्म बोलते हैं। सूरजमुखी जैसा मुखड़ा, सन लाइक फेस, बराबर, सूरजमुखी पर्सन बोलते है एल्बिनिज्म। विटिलिगो का बोल रही हूँ मैं, स्कैबिस अलग है, सोरियासिस भी अलग है। देखो अभी है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, IDA इज कॉमन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। व्हाट वुड बी द होम बेस्ड मेजर्स टू प्रिवेंट द प्रोग्रेशन ऑफ आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया थ्रू डाइटरी सप्लीमेंटेशन? हमको पता है प्रेगनेंसी के टाइम आयरन फॉलिक एसिड की कमी होगी। अगर आपको कमी ये नहीं होने देनी है तो घर पे ये कौन सा सप्लीमेंट देंगे? तो फॉलिक एसिड देंगे, आयरन में फॉलिक एसिड देंगे, विटामिन B12 देंगे, विटामिन D देंगे या विटामिन A देंगे। तो हम देंगे क्या? आयरन फॉलिक एसिड सप्लीमेंट, मतलब कि फॉलिक एसिड देंगे। ठीक है, चलो भाई, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया कॉमन कंडीशन है प्रेगनेंसी में होने की। प्रिवेंट द प्रोग्रेशन ऑफ IDA, डाइटरी सप्लीमेंट्स देंगे हम, जिसमें हम फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन दे सकते हैं। फॉलिक एसिड को हम विटामिन B9 के नाम से जानते हैं, जो प्लेज अ क्रूशियल रोल इन रेड ब्लड सेल प्रोडक्शन, हेल्प टू प्रिवेंट एंड ट्रीट एनीमिया, स्पेशली इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी टू सपोर्ट द इंक्रीज्ड डिमांड फॉर रेड ब्लड सेल्स, प्रिवेंट मैटरनल एंड फिटल कॉम्प्लिकेशंस को रोकने के लिए भी ये ज़रूरी है। प्रेग्नेंट वुमेन आर ऑफन एडवाइज टू टेक फॉलिक एसिड supplements in addition to consuming food rich in this vitamin. Dietary sources of folic acid में green leafy vegetables, legumes, fortified cereals और citrus fruit भी आते हैं। ठीक है, तो ये लेक्चर्स को जस्ट हम यहीं कंप्लीट करेंगे। यस, अभी भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो रिमेनिंग है, वो हम देखेंगे इसके पार्ट 2 में। ओके, जस्ट स्टे विथ कनेक्टेड टू अस। Thank you so much.